मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या होना है, क्या मैं दुखी होने के लिए पैदा हुआ हूँ, क्या मेरी लाइफ फेलियर होने के लिए ही बनी है। जनरली ये सवाल तब हमारे सामने चट्टान की तरह खड़े होते हैं जब हम अपने सेल्फ का या स्वयं का एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस हम तब करते हैं जब लगता है हम अपने आप से थक हार कर टूट चुके हैं, बोर हो चुके हैं, फ्यूचर फेलियर के रूप में दिखता है, और जब लगता है कि हमारी लाइफ से हमारे सपनों का कोई कनेक्शन छूट रहा है। पर इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि जब हमें पता है कि हमारी लाइफ का एक दिन अंत होना ही है, फिर हम क्यों अपनी लाइफ से थक जाते हैं और टूट जाते हैं? क्यों हमारे सपनों का कनेक्शन हमसे छूटता जा रहा है? क्यों हमारा फ्यूचर फेलियर के रूप में दिखता है? कैसे रिश्ते नाते सब टूटने लगते हैं? इन सब सवालों का जवाब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें कई जवाब मिलते हैं। कोई अपने लक को ब्लेम करता है, कोई अपने खराब हालात के लिए फैमिली फ्रेंड्स को ही ब्लेम करने लगता है, कोई अपॉर्चुनिटी ना मिलने का रोना रोता है, कोई पैसे की कमी की बात करता है। बात एक तरह से सच है कि ऐसे बहुत से कारणों से भी हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ लूज कर जाते हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे जिसका बेसिक और मेजर रोल होता है वो है खुद में विश्वास, यानी बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव ही सक्सेस की फाउंडेशन है, और जब सक्सेस है तो लाइफ भी हैप्पीनेस से भरी लगती है। सेल्फ बिलीव ही वो पावर है जिसके बेस पर आप अपनी लाइफ में शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम दूसरी चीजों को ब्लेम करते हैं, लेकिन सेल्फ बिलीव को हल्के में लेते हैं। इस पर सोच विचार भी नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों होता है? क्यों आप भी दूसरों की तरह अपनी लाइफ में सेल्फ बिलीव को इम्पोर्टेंस नहीं देते? सेल्फ बिलीव आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस का पार्ट कैसे बनेगा? कैसे आप सेल्फ बिलीव के रास्ते पर चलकर अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं? आप इन सवालों के जवाब जरूर सुनना चाहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त चेतन। आज लेकर आया हूं एक ऐसी बुक की समरी जो सेल्फ बिलीव या स्वयं में विश्वास के पावर और उसके इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर करती है। लाइफ, सक्सेस और फेलियर को लेकर आपके मन में चल रहे कंफ्यूजन को आपसे दूर करती है और आपको सक्सेस के लिए प्रिपेयर करने में एक इफेक्टिव मेडिसिन की तरह काम करती है। तो दोस्तों, मैं जिस बुक समरी की बात कर रहा हूँ वो बुक है बेस्ट सेलर लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की फेमस बुक बिलीव इन योरसेल्फ, जिसे हिंदी में स्वयं में विश्वास कहते हैं। दोस्तों, हम इस बुक की समरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इस बुक के राइटर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आयरलैंड के एक स्मॉल टाउन काउंटी ऑफ कॉर्क में जोसेफ मर्फी का जन्म हुआ था। वो दिन था 20 मई सन 1898। जोसेफ के पिता जेनिस मर्फी एक रिलीजियस संस्था जेजुआइट में एक पादरी और प्रोफेसर थे। इसी इंस्टीट्यूशन में जोसेफ की एजुकेशन हुई। जोसेफ की माँ हाउसवाइफ थीं। जोसेफ के घर वाले जोसेफ को पादरी बनाना चाहते थे। घर में कैथोलिक धर्म का इन्फ्लुएंस था, लेकिन जोसेफ टैलेंटेड स्टूडेंट थे और एक टाइम के बाद उनके मन में कैथोलिक धर्म को लेकर सवाल उठने लगे। वे लाइफ को अपने नजरिए से देखना और जीना चाहते थे। उनके मन में चेंज को लेकर नए नए थॉट्स आते थे और वे उन थॉट्स को एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन घर में नहीं। आयरलैंड में कैथोलिक धर्म का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे में जोसेफ को लगा कि वे आयरलैंड में रहकर अपने नए नए थॉट्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे आयरलैंड को छोड़कर अमेरिका चले आए। बहुत स्ट्रगल के बावजूद उन्होंने अमेरिका में सरवाइव किया। अपने फ्रेंड की हेल्प से उन्हें एक असिस्टेंट के रूप में मेडिसिन बेचने का काम मिला। पैसे सेव करके उन्होंने फार्मेसी में स्टडी करने के लिए एक स्कूल में नाम लिखा लिया। टैलेंटेड तो वे थे ही, इसलिए जल्द ही वहां से पास आउट होकर मेडिकल की अपनी दुकान खोल ली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जोसेफ सेना में भर्ती हो गए, जहां उन्होंने फार्मासिस्ट के रूप में काम किया। इस टाइम धर्म को लेकर उनके मन में जो थॉट्स थे, जो कि स्ट्रगल की वजह से ठहर गए थे, वे फिर से ओपन होने लगे। वे फिर से धर्म को नए नए एंगल से सोचने लगे। वर्ल्ड वॉर की वजह से ह्यूमैनिटी, वायलेंस, लव एंड हेट को लेकर भी उनके मन में सवाल उठने लगे और वे इन सब पॉइंट्स पर
नए नए थॉट्स को इम्पोर्टेंस देने लगे। उन्हें फील हुआ कि नए थॉट्स ही इस दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। आगे चलकर धर्म में जोसेफ को इतना इंटरेस्ट हुआ कि वे दूसरे धर्मों को जानने के लिए वर्ल्ड टूर करने लगे। उन्हें एशिया के धर्म भी अट्रैक्ट करने लगे। इसके लिए वे इंडिया भी आए। धर्म के साथ वे वर्ल्ड फिलॉसफी को भी स्टडी करने लगे। वर्ल्ड टूर करने और दुनिया भर के रिलीजन और उसकी फिलॉसफी के स्टडी के बाद वे अमेरिका लौटे। अमेरिका लौटने के बाद वे पादरी बने और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे अपनी स्टडी, अपने एक्सपीरियंस और नए थॉट्स को लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए उन्होंने नए थॉट्स को न्यू आइडियाज मूवमेंट का नाम दिया और इसे एक ड्राइव में बदलकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पूरी लाइफ लोगों के लिए काम करते रहे। ये बुक भी जोसेफ मर्फी के स्टडी, उनके एक्सपीरियंस और न्यू आइडियाज मूवमेंट के इम्पोर्टेंट पार्ट को एक्सप्लोर करती है। इस बुक में जोसेफ ने सेल्फ बिलीव के इम्पोर्टेंस को कई एंगल से एक्सप्लोर किया है और बताया है कि सेल्फ बिलीव किसी की लाइफ में रिवॉल्यूशनरी चेंज ला सकता है। सेल्फ बिलीव के बेस पर लोग अपने सपने को अचीव कर पाएंगे। इससे दुनिया में हैप्पीनेस बढ़ेगी, लोग ह्यूमैनिटी के इम्पोर्टेंस को समझेंगे और जब लोग ह्यूमैनिटी को समझेंगे तभी दुनिया में प्यार की जरूरत को समझेंगे और नफरत से दूर रहने की कोशिश करेंगे, यानी सेल्फ बिलीव के बेस पर। लेखक ने इंसान के पर्सनल और सोशल दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे सेल्फ बिलीव के कॉन्सेप्ट और उसके इम्प्लीमेंट्स के बारे में। इमेजिनेशन की पावर। इमेजिनेशन का कनेक्शन मन से है और मन से ही विश्वास का क्रिएशन होता है। कोई भी ऐसी चीज जो हमें चाहिए होती है या ऐसी चीज जिससे हम दूर जाना चाहते हैं, ये सबसे पहले इमेजिनेशन या कल्पना के रूप में ही हमारे मन में आती है। इसलिए लेखक ने मन के बेसिक पावर को डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन कहा है। कोई थॉट हो, कोई आइडिया हो, किसी सपने को पूरा करने की चाहत हो, वो सबसे पहले हमारी इमेजिनेशन में आता है। इमेजिनेशन के बेस पर ही थॉट अपना आकार गढ़ता है या स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इसके बाद हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस उस थॉट, उस आइडिया या उस सपने को लेकर अवेयर होने लगती है या हमें जागृत करती है। लेकिन यहीं से एक डाउट हमारे मन में आता है कि हम जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होगा कि नहीं। रियल अनरियल का सवाल चलने लगता है, लेकिन कल्पना में जो सोचा गया है वो हमारी चेतना से ही आता है। हमारी चेतना के निर्माण में हमारी समझ, हमारे नॉलेज का रोल होता है। इस नॉलेज में स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान और प्रैक्टिकल नॉलेज यानी व्यवहारिक ज्ञान भी शामिल है। इसलिए जिस भी चीज की हमने कल्पना की है वो बेसलेस नहीं होती, उसके साथ विश्वास यानी बिलीफ का कनेक्शन होता है। क्योंकि हम ऐसे ही किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। हर कल्पना के पीछे एक समझ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम उड़ने की कल्पना करते हैं तो इसके पीछे एक समझ होती है कि चिड़िया उड़ती है, क्योंकि हमने उसे उड़ते हुए देखा है। अब अगर हम कल्पना करते हैं कि हमें उड़ना है तो हमारे मन में एक विश्वास जन्म लेता है कि चिड़िया उड़ सकती है तो हम क्यों नहीं। इंसान ने इसी कल्पना के बेस पर आगे बढ़कर उड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया। वो स्ट्रक्चर भी कल्पना के बेस पर ही क्रिएट हुआ और एक के बाद एक कई आइडियाज से गुजरते हुए एक दिन इंसान प्लेन बनाने की सक्सेस को अचीव कर लेता है और हम उड़ने लगते हैं। यानी डिसिप्लिन इमेजिनेशन एक पावरफुल हथियार है जिसके द्वारा हम अपने मन के डाउट्स को खत्म कर सकते हैं और अपने ड्रीम को स्ट्रक्चर दे सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, आर्किटेक्ट हो या इन्वेंटर, ये सभी कल्पना के बिना कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकते। इमेजिनेशन की पावर के बेस पर ही दुनिया में इतने इन्वेंशन हुए। लेखक ने इमेजिनेशन की पावर को समझाने के लिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट से अपनी एक मुलाकात का जिक्र किया। इंडस्ट्रियलिस्ट ने लेखक को बताया कि उसने एक स्मॉल शॉप से अपने करियर को स्टार्ट किया था, लेकिन वो सपने देखता था कि एक दिन उसकी एक ऐसी कंपनी होगी कि जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में होगी, उसका बड़ा सा कॉर्पोरेशन होगा। वो जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखता था, बड़े बड़े ऑफिसेस को देखता था, तो वो अपने लिए भी ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े ऑफिसेस की कल्पना करता था और वो ऐसा हमेशा करता था। इस तरह की कल्पना को वो
कभी भी अपने मन से दूर नहीं करता था और वो ऐसा हमेशा करता रहता था। इस तरह की कल्पना को वो कभी भी अपने मन से दूर नहीं करता था। वो अपनी कल्पना में ही अपने ऑफिस के लिए मैप और उसका लेआउट बनाता था। यानी वो अपने मन की कारीगरी से अपने साधनों का धागा बुनने लगता है। एग्जाम्पल के लिए एक टाइम था जब हम सबने देखा होगा कि जब घर में हमारी माँ बहनें स्वेटर बुनती हैं तो उनके मन में किसी फूल या किसी सुंदर चीज का डिजाइन चलता है। उस फूल की इमेज उनके मन में बैठ जाती है या अपने मन में वो उस फूल को डिजाइन कर लेती हैं। उसके बाद अपने आप उस डिजाइन को लेकर वो स्वेटर बुनने लगती हैं और वो एक स्वेटर फूल के डिजाइन के साथ तैयार हो जाता है। इसी तरह उस इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में भी अपने सपनों का एक डिजाइन तैयार होने लगा, जिसमें उसके ऑफिस हैं, उसकी बिल्डिंग है, कई शहरों में उसकी ब्रांचेस हैं। धीरे धीरे इस डिजाइन और कल्पना के साथ उसके मन में उसे अचीव करने की प्रोसेस भी चलने लगती है। यानी वो अपने मन की कारीगरी से वो उस प्रोसेस को फॉलो करने लगता है। धीरे धीरे एक एक चीज प्रिपेयर होने लगती है। इससे उसका अपने सपने को लेकर अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। उसका बिलीफ स्ट्रांग होता है। यानी वो अपने सेल्फ बिलीफ को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रखता है, जिसका फाइनली रिजल्ट होता है कि एक दिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। तो ये होती है इमेजिनेशन की पावर। इससे ये फैक्ट क्लियर होता है कि बिलीफ का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन। सक्सेस को लेकर बिलीफ को जब तक किसी इमेजिनेशन का बेस नहीं दिया जाएगा, जब तक बिलीफ को किसी सपने से कनेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक उसका हमारी लाइफ में कोई रोल नहीं रह जाता। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है उसकी जरूरत संसार को है। ये जरूरत नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, लेकिन अभी हम यहाँ पॉजिटिव अप्रोच को ही अपनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव अप्रोच हमें प्रॉब्लम्स की ओर ले जाएगा। हम संसार के नजरिए से सक्सेस होकर भी अपनी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी जरूरतों के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाना चाहिए। डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन। सवाल उठता है कि हम किसी चीज की कल्पना कब करते हैं? जब हमें फील होता है कि कुछ है जो हमारे पास नहीं है लेकिन संसार में उसकी उपलब्धता है। यानी हमें जब किसी चीज की जरूरत होती है तभी हम उसका सपना देखते हैं। सपने देखने का बेस हमारी आपकी जरूरत होती है। अब ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किस चीज की जरूरत है या आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कि आपको कोई चीज चाहिए, वैसे ही आप उसके लिए सपना देखते हैं, लेकिन सपना हमारी रियलिटी के सामने टूट जाता है। हमारा स्ट्रगल ही इतना टफ हो जाता है कि उस सपने से हम अपने आप को साइड कर लेते हैं, क्योंकि किसी सपने को देखना और उसे अचीव ना कर पाना हमें स्ट्रेस देता है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि कोई भी क्रिएशन बिना स्ट्रेस के, बिना स्ट्रगल के और बिना दुख के पूरा नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के लिए, इंसान जब जन्म लेता है तो कहा जाता है कि 9 मंथ का दुख इतना स्ट्रेस देने वाला होता है कि औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे फील होता है कि उसको दूसरा जन्म मिला है, यानी वो दुख जो मृत्यु का फील करा दे। ये भी कहा जाता है कि बिना मरे स्वर्ग देखने को नहीं मिलता, यानी हमें अपने सपने के लिए मरना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, एक सपना पूरा होता है। उस औरत के साथ उसकी पूरी दुनिया खुशियां मनाती है। यही बात हमारी जरूरतों, हमारे सपनों के साथ भी कनेक्टेड है। जो इंसान अपने सपने के लिए स्ट्रेस नहीं ले सकता, उसके लिए एफर्ट नहीं कर सकता, सपने को पूरा करने का जो स्ट्रगल होता है उसे पूरा नहीं कर सकता, वो कैसे अपने सपने को पूरा कर सकता है? कैसे उसे सक्सेस मिल सकती है? लेकिन कोई इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाता? वो इसलिए नहीं कर पाता कि उसे इस बात का बिलीव ही नहीं होता कि वो ऐसा कर सकता है। उसे लगता है कि उसके लिए ये सब इम्पॉसिबल है। लेकिन लेखक ने बताया है कि इम्पॉसिबल उसके लिए है जो कल्पना के संसार से बाहर है, यानी जो इंसान इमेजिनेशन नहीं कर सकता, वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। जब लोग कहते हैं कि ये काम इम्पॉसिबल है, तब एक इमेजिनरी इंसान कहता है कि ये काम तो कब का डन हो चुका है। यानी इमेजिनरी इंसान उस काम को अपनी इमेजिनेशन में पूरा होता हुआ देख चुका है। जब तक आप अपनी इमेजिनेशन में अपने सपने को पूरा होता हुआ नहीं देख सकते, आप उसके लिए एफर्ट नहीं कर सकते। आपको इस बात के लिए बिलीव ही नहीं होगा।
इसके लिए लेखक ने सेल्फ बिलीफ के लिए इमेजिनेशन के रोल को इम्पोर्टेंस दिया है। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि इमेजिनेशन के साथ लेखक ने डिसिप्लिन वर्ड को जोड़ा है। डिसिप्लिन इमेजिनेशन का यहाँ सेंस क्या है? एग्जाम्पल के लिए, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन आप सपने देख रहे हैं कि आप एक दिन इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आप सबके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सिर्फ आपका ही बिजनेस चलेगा, या अपने मनी पावर से अपनी सोसाइटी में रूल करेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे। तो इस तरह की अप्रोच नेगेटिव हो सकती है। आपकी इमेजिनेशन अनकंट्रोल्ड है। ऐसे में आप सिर्फ सपने देखते रह जाएंगे और उसी के इल्यूजन में ट्रैप होकर रह जाएंगे, क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं हैं। बिजनेस में सक्सेस होने के लिए तो जरूरी है कि आपके पास पैसे हों, आपके पास एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास स्किल्ड वर्कर्स हों। इसके बिना तो किसी बड़े बिजनेस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन आप कुछ और चीजों की कल्पना में लगे हैं। आप अपनी लाइफ में चाहते कुछ और हैं और सपना कुछ और देखते हैं। ऐसे में आपको अपने सपने से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए लेखक ने डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन की बात कही है, यानी आपको अपनी इमेजिनेशन पर कंट्रोल होना चाहिए। जब आपको अपनी इमेजिनेशन पर कंट्रोल होगा, तभी आपको अपने सपने पर बिलीव होना स्टार्ट होगा, और जब बिलीव होना स्टार्ट होगा तभी आप उसके लिए एफर्ट करेंगे। आपका एफर्ट ही आपको सक्सेस के डायरेक्शन में ले जाएगा। ड्रीम चैलेंज। इमेजिनेशन के बारे में डिस्कस करते हुए हमने ड्रीम को या सपने देखने की बात को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। लेखक ने बाइबल के रेफरेंस से जोसेफ के कैरेक्टर का एग्जाम्पल दिया है। बाइबल के अकॉर्डिंग जोसेफ स्वप्नदर्शी या ड्रीमर है। ड्रीमर यानी सपने देखने वाला, और ये सपना बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखने वाला। खुली आंखों से सपना देखने का सेंस सिर्फ ये नहीं है कि नींद से बाहर सपने देखना। खुली आंखों से सपना देखने का ये सेंस है कि हम जागृत चेतना, अवेकन कॉन्शियसनेस के साथ जो सपना देखते हैं, ये नहीं कि बैठे बैठे हम ख्याली पुलाव बना रहे हैं। इसे हम सपना देखना नहीं कह सकते हैं। एक ड्रीमर अपनी रियलिटी के पार जाकर भी एक रियलिटी का सपना देखता है, यानी ड्रीमर की अपनी जो रियलिटी है और एक रियलिटी वो है जो उसकी इमेज में है, या एक ऐसी रियलिटी जो वो अपने लिए चाहता है। एग्जाम्पल के लिए, हम चाहते हैं कि हमारे शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। कोई भी पेशेंट चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ना तो वहाँ कभी डॉक्टर की कमी हो, ना बेड की कमी हो, ना ही किसी और तरह की फैसिलिटीज की कमी हो। लेकिन रियलिटी तो ये है कि हमारे शहर में, क्या किसी भी शहर में, इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन ड्रीमर ऐसी फैसिलिटीज वाले हॉस्पिटल का ड्रीम देखता है। उसका ड्रीम रियलिटी से बाहर जरूर है, लेकिन जो वो सपना देख रहा है उसे हर शहर की जरूरत है, और इस सपने को पूरा करना पॉसिबल भी है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन सब में एक साथ सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। ये रियलिटी है, लेकिन ड्रीमर इस रियलिटी से पार जाकर रियलिटी को देखता है कि ऐसा करना पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल फैसिलिटीज तो देते ही हैं, लेकिन सारी फैसिलिटीज नहीं देते हैं। तो यहाँ जरूरत है कि सारी फैसिलिटीज को कैसे अचीव किया जाए। इसके लिए ड्रीमर इमेजिनेशन स्टार्ट करता है और उस डायरेक्शन में बढ़ जाता है और एक एक करके फैसिलिटीज अचीव कर लेता है। जोसेफ भी ड्रीमर है, यानी जोसेफ के माइंड में या उसके मन में इमेज है, सीन है और लक्ष्य है। इससे क्लियर होता है कि एक ड्रीमर के पास इमेज, सीन और लक्ष्य होते हैं। जोसेफ जानते हैं कि उनकी सृजनात्मक शक्ति या क्रिएटिव फोर्स उनकी इमेजिनेशन को रिस्पॉन्ड करती है या उसे फीडबैक देती है। क्रिएटिव फोर्स का संबंध इमोशन से है, इसलिए हमारा जो इमेजिनेशन है, यानी हम जो कल्पना करते हैं, वो इमोशन से डेवलप होती है, हमारे मन की शक्ति का सोर्स है। अगर हम बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो हमें अपने ड्रीम और अपनी इमेजिनेशन को इमोशन से चार्ज करना चाहिए। लेखक ने बताया है कि जोसेफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसे शेयर किया। उसके सपने के बारे में सुनकर उसके भाई उससे नफरत यानी हेट करने लगे।
बाइबल में नफरत का सेंस रिजेक्शन से है। लेखक ने अपनी बात को समझाने के लिए भाइयों को सिंबॉलिकली लिया है। थॉट्स, इमोशंस, बिलीव और ओपिनियन वे भाई हैं जो आपके सपने को चैलेंज करते हैं या आपके सपने को रिजेक्ट करते हैं। यानी आपसे वे कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस काम को करना पॉसिबल नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए इसे भूल जाओ। इन बातों का यहाँ डिस्कस करने का सेंस ये है कि आपने अपने लिए कोई सपना देखा होगा, किसी काम को पूरा करने की प्लानिंग की होगी। जो भी आपके प्लान रहे होंगे उसे पहले कौन चैलेंज देगा? पहले चैलेंज देने वाले आपके भाई होंगे, यानी भाई के रूप में आपके थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स और ओपिनियंस ही आपको पहले चैलेंज करेंगे। फिर इनके साथ आपकी फाइट, आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप सेल्फ बिलीव को अपना हथियार बनाएंगे। ये सेल्फ बिलीव आएगा डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन से। आप अपनी इमेजिनेशन के बेस पर उन चीजों से दूर जाएंगे जो आपके कंसंट्रेशन को अनकंट्रोल्ड करता है, आपको डिस्टर्ब करता है, आपको कंफ्यूज करता है। लेकिन क्या ये इतना इजी है? ऐसे में ये सवाल उठता है कि हमेशा डिस्टर्ब रहना या कंफ्यूज रहना भी क्या इजी होता है? ये तो और भी टफ है। तो कैसे डिस्टर्ब एलिमेंट से अपने को साइड करें? इसके लिए जरूरी है कि आप अपना सारा अटेंशन अपने लक्ष्य पर रखें। इसके लिए जरूरी है कि आपने जो भी प्लानिंग की है उसी पर खुद को फोकस रखें, यानी इमेजिनेशन के बेस पर अपने सपने को पूरा होते देखना, उसकी प्रोसेस को समझना और फॉलो करने से आप फील करेंगे कि प्रोसेस को लेकर आपका टेंशन बढ़ रहा है। आप प्रोसेस से अट्रैक्ट होते जाएंगे और धीरे धीरे आपका टेंशन आपको रिजेक्ट करने वाले सिंबॉलिकली भाइयों से अलग कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका टेंशन हर तरह के रिजेक्शन से निकल जाएगा, आपके अंदर सेल्फ बिलीव जागृत होने लगता है और फिर आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से फोकस हो जाएंगे। पिछले चैप्टर में लेखक ने जिस उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, उसने भी इसी तरह से अपनी कल्पना की प्रैक्टिस की और तब तक की जब तक कि उसका सपना पूरा नहीं हुआ। अब बात करेंगे डिसिप्लिन इमेजिनेशन को और क्या क्या सपोर्ट करता है और क्या क्या बैरियर बन के खड़ा होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ अट्रैक्शन एंड गोल। सेल्फ बिलीव को सपोर्ट करने का बेसिक एलिमेंट है आकर्षण या अट्रैक्शन। नेचर की हर चीज में अट्रैक्शन है। नेचर की हर एक चीज किसी न किसी चीज को अट्रैक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन समुद्र में तूफान आता है, या उस दिन समुद्र का रूप वैसा नहीं होता जैसा बाकी दिनों में होता है। उस दिन समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ऐसे ही मौसम के साथ ये भी डिसाइड होता है कि ये फल इस मौसम में मिलेगा तो वो फल दूसरे मौसम में मिलेगा। यानी अट्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को यहाँ डिस्कस करने का सेंस ये है कि आपके मन में किसी चीज का अट्रैक्शन होना चाहिए या आपको क्या अट्रैक्ट करता है, ये आपको अपने आप से पूछकर पता लगाना चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर ईश्वर ने एक पावर दी है, यानी अगर वो इस वर्ल्ड में आया है तो उसका कोई ना कोई पर्पस है और कोई भी इंसान अपने पर्पस को अपनी पसंद से ही अचीव कर सकता है, क्योंकि नेचर ने एक अट्रैक्शन के साथ ही उसे क्रिएट किया है। जब तक आप किसी चीज को पसंद नहीं करेंगे तब तक आप उसके लिए सपना नहीं देखेंगे, और जब तक आप सपना नहीं देखेंगे तो वो आपकी इमेजिनेशन का पार्ट नहीं बनेगा। लेखक ने जिस इंडस्ट्रियलिस्ट से अपनी मुलाकात के बारे में डिस्कस किया था, बताया था कि वो एक स्मॉल शॉप चलाता था और वो आगे चलकर एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना है। लेखक ने बताया कि उस इंडस्ट्रियलिस्ट की सक्सेस में अट्रैक्शन का इम्पोर्टेंट रोल था। उसे अपने सपने से रिलेटेड चीजें अट्रैक्ट करती थीं। उसके सपने के लिए जरूरी था कि उसके पास आइडिया हो, पैसा हो, लोग हों, इसलिए वो इन चीजों के प्रति एक अट्रैक्शन फील करता था। और जब तक आप किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक आप किसी चीज को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। लेखक ने बताया कि उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्कर्स को, बिजनेस के आइडियाज को, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। यानी वो लोगों से शेयर करता कि वो जो करने जा रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसा करने के लिए उसने इमेजिनेशन को बेस बनाया। वो कल्पना करने लगा कि वो जिससे मिल रहा है उसे क्या कह के इम्प्रेस कर रहा है।
कल्पना में भी वो ये भी सोच लेता है कि जिससे वो अपनी बात शेयर कर रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, फिर उसके अनुसार वो रिप्लाई करता है। इस तरह अपनी इमेजिनेशन की इतनी प्रैक्टिस कर ली कि उसके लिए अपने लक्ष्य को अचीव करने का प्रोसेस इजी होता गया और एक दिन वो अपने सपने को अचीव करने में सक्सेस भी हो जाता है। इसलिए अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कि आप कैसे किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी आइडिया, किसी चीज और लोगों के प्रति अट्रैक्ट हों। और जब आपके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं तब आपका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होता है। अट्रैक्शन पर डिस्कस करते हुए हमारे सामने एक वर्ड आया था, लक्ष्य, मतलब गोल। लास्ट चैप्टर में हमने बाइबल के रेफरेंसेस से जोसेफ के बारे में डिस्कस किया था। जोसेफ ड्रीमर था और जो रियल ड्रीमर होता है उसके लिए मन में इमेज, सीन और लक्ष्य यानी गोल्स होते हैं। सेल्फ बिलीव के लिए लक्ष्य या गोल एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। लक्ष्य ही हमारे सपनों की दिशा को डिसाइड करता है। हम जब भी कुछ चाहते हैं तो उसे पाने के लिए हमारे मन में सपने चलने लगते हैं। ये सपने हमें करेज देते हैं। इन सपनों से हमें हैप्पीनेस भी मिलती है। लेकिन अगर हम अपने सपनों को पूरा करने का कोई लक्ष्य नहीं रखेंगे तब ये सपने एक टाइम के बाद हमारी मेंटल पावर को, मनोबल को कमजोर भी करते हैं और हम एक दिन अपने सपनों से दूर चले जाते हैं। लक्ष्य का सेंस सिर्फ ये नहीं होता कि हमें कुछ पाना है। लक्ष्य का कनेक्शन टाइम से है। अगर हम किसी भी लक्ष्य के लिए टाइम डिसाइड नहीं करेंगे तो उस लक्ष्य को अचीव करने में हमें जरूरत से ज्यादा टाइम लग सकता है, यानी आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। ऐसे में आप अपनी लाइफ के लिए जो लक्ष्य डिसाइड करते हैं उसके लिए एक टाइम भी डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक टाइम डिसाइड नहीं होगा तब तक आप फुल डेडिकेशन के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने में अपना टाइम, अपनी एबिलिटी को यूज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है कि आपको इंडिया टीम के लिए क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट एक लिमिटेड एज तक ही खेला जा सकता है। ऐसे में आपको पहले एक टाइम डिसाइड करना होगा कि इस टाइम तक हम अपने कॉलेज के लिए खेलेंगे, उसके बाद किसी क्लब या किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, फिर स्टेट लेवल पर खेलेंगे, क्योंकि आपको इंडिया टीम तक पहुंचने के लिए कई बैरियर को क्रॉस करना होगा। ऐसे में अगर आप अपने लक्ष्य के लिए टाइम डिसाइड करते हैं और उस टाइम तक उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाते तो आप अपना एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों आप भी स्टेट लेवल में भी खेलने के लिए सेलेक्ट नहीं हुए। आप जैसे ही इन बातों को एनालिसिस करेंगे आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा। हो सकता है आपको और अच्छे ट्रेनर की जरूरत हो, ये भी हो सकता है कि आपको और फैसिलिटी की जरूरत हो, ये भी हो सकता है कि आप अपने निर्धारित समय से पहले ही उसे पूरा कर लेते हैं। इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ का भी पता चलता है, यानी सिर्फ टाइम डिसाइड करने से ही आप अपने लक्ष्य को पूरा करने से रिलेटेड जो भी आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ है उसका पता चल जाता है। इसलिए आपके पास एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसमें निर्धारित समय हो। लेकिन निर्धारित समय में किसी काम को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए क्या जरूरी होता है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। जब हम अपने लिए कोई लक्ष्य डिसाइड करते हैं तो उसके लिए एक निर्धारित समय भी डिसाइड करते हैं। निर्धारित टाइम में पूरा करने के लिए समर्पण या डेडिकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक हम किसी काम में डेडिकेशन के साथ लगेंगे नहीं तब तक हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जब किसी लक्ष्य को डिसाइड करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता कि उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए सारा फेवर हमारे साथ ही हो, यानी हम जो कुछ भी करते जाएं वो स्मूथली होता जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर इंसान डेली किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस करता रहता है। ऐसे में किसी भी लक्ष्य के सामने कई टाइप्स के बैरियर खड़े हो जाते हैं। पहला बैरियर तो यही होता है कि हमें बिलीव ही नहीं होता कि हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य तो हम उसी का डिसाइड करते हैं जो हमारी लिमिट से बाहर है या जिसे हमें अभी अचीव करना है। ऐसे में हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें बैरियर ही दिखाई देते हैं। हमारे मन में कई तरह के डाउट चलने लगते हैं। इसके लिए लेखक ने बताया है कि ईश्वरीय अवधारणा या डिवाइन कॉन्सेप्ट को अगर हम अपनी चेतना से एस्टैब्लिश करेंगे तो हम कई तरह के डाउट से फ्री हो जाएंगे।
क्योंकि जैसे ही हम डिवाइन पावर को फील करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर जो भी इमोशंस हैं, ड्रीम्स हैं, वो सिर्फ हमारे नहीं हैं, इसमें कोई डिवाइन कनेक्शन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नेचर के साथ होता है, पानी को लेते हैं। पानी का सोर्स नदियां और समुद्र हैं, लेकिन पानी सिर्फ नदियों और समुद्रों के लिए ही नहीं होता है। पानी से इस धरती पर प्राणियों का जीवन जुड़ा है। इसके साथ ये भी एक फैक्ट है कि पानी नदियों और समुद्र में मिलता तो है, लेकिन इसके बनने में नेचर के कई एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है। बारिश के मौसम में बारिश होना, सर्दी में बर्फ पड़ना, और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली नेचर से ऑपरेट होता रहता है। और ये नेचर इतना अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट होता है कि अगर उसे समझने की कोशिश की जाए, अगर उसे फील किया जाए, तो हम एक डिवाइन कनेक्शन को फील करते हैं। इस फीलिंग को या इस समझ को कई थिंकर्स और फिलोसोफर्स ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लोर भी किया है। इस बुक के लेखक जोसेफ मर्फी ने बताया है कि डिवाइन फीलिंग से ही हम अपने अंदर एक स्पिरिचुअल सोर्स को फील कर पाते हैं। जब हम अपनी चेतना में स्पिरिचुअल सोर्स को पाते हैं तो हम फील करते हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कनेक्शन एक डिवाइन पावर से है। जब हम इस पावर को फील करते हैं तो हमारा बिलीफ अपने सेल्फ को लेकर स्ट्रांग होता है। हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि नेचर की तरह ही हमें भी कोई डिवाइन पावर ऑपरेट कर रही है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तब हम अपने लक्ष्य को डिवाइन का कनेक्शन मानकर उसे अपनी चेतना में एक स्पेशल स्पेस देते हैं। हमारी चेतना में जिस चीज का स्पेस ज्यादा होगा उसका इम्पोर्टेंट भी ज्यादा ही होगा। वही हमारी इमेजिनेशन में भी एक्टिव रहेगा, यानी हम उसी चीज के लिए कल्पना करेंगे जिससे हम अपनी चेतना में इम्पोर्टेंट रोल देते हैं। और जब हमारा लक्ष्य, हमारा सपना हमारे इमेजिनेशन का पार्ट बनता है, तभी हमारे मन में उसका एक स्ट्रक्चर या डिजाइन तैयार होता है और फिर हम उस काल्पनिक डिजाइन को हम रियल में करने लग जाते हैं। इसलिए लेखक के अकॉर्डिंग जब हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के प्रोसेस में लगते हैं तो अपने अंदर एक स्पिरिचुअल सोर्स को सर्च करना जरूरी हो जाता है। इससे हम लक्ष्य और विश्वास दोनों के प्रति एकाग्र होने लगते हैं। हमारे मन के डाउट्स क्लियर होने लगते हैं। हमारे लक्ष्य के सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे हम तो हो सकता है कमजोर या वीक पड़ जाएं, लेकिन उसे कभी गिव अप नहीं करते हैं या छोड़ते नहीं हैं। हमें इस बात का बिलीव होता है कि ईश्वर हमारी हेल्प करेगा, वो ऑपरेट कर रहा है तो हमें रास्ता भी दिखाएगा। ये भी हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम आपके लक्ष्य पूरा करने के लिए जरूरी हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि हम अपने फेलियर से जितना लर्न करते हैं उतना सक्सेस से नहीं। इन बातों के डिस्कशन से ये क्लियर होता है कि एक निर्धारित समय में अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए डेडिकेशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इस डेडिकेशन को अपने वर्क का पार्ट बनाने के लिए डिवाइन और स्पिरिचुअल फीलिंग हमें हेल्प करती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब डिवाइन पावर हमारी हेल्प करती है तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही क्यों है? इस सवाल को डिस्कस करने के लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, स्पिरिचुअल आई। लास्ट चैप्टर में डिवाइन पावर पर बात करते हुए एक सवाल उठा था कि जब डिवाइन पावर हमारी हेल्प करती है तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि हम हो या आप हो या इस वर्ल्ड की कोई भी चीज, हम सब उस डिवाइन पावर से कनेक्टेड हैं या उसका एक स्मॉल पार्ट हैं। अगर हम इस चेतना को फील नहीं करेंगे, उसे समझेंगे ही नहीं, तो डिवाइन पावर से हम अपने आप को ना तो रिलेट कर पाएंगे ना ही कनेक्ट कर पाएंगे। हम अपने सेल्फ को जागृत करके ही अपने अस्तित्व को या अपने होने को सार्थक बना सकते हैं। डिवाइन ने जैसे हमें बनाया वैसे ही ज्ञान को भी बनाया। ज्ञान के बेस पर ही हम इस वर्ल्ड की मिस्ट्री, नेचर के क्रिएशन और उससे अपने कनेक्शन को समझते हैं। ज्ञान ही हमें समझता है कि स्पिरिचुअलिटी के बेस पर हम डिवाइन फीलिंग के साथ अपने आप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी जैसे हम डिवाइन पावर के एक पार्ट हैं, वैसे ही ज्ञान भी डिवाइन का एक पार्ट है। अगर हम ज्ञान को अपनी समझ में, अपनी चेतना में शामिल नहीं करेंगे, तब तक हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हम इस संसार में किस लिए हैं, हमारा रोल क्या है। लेकिन जैसे ही हम इस सवाल का सामना करते हैं, हम अपने ड्रीम्स को लेकर अवेयर होते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा मन जो सपना देख रहा है
उसका रोल हमारी लाइफ में तो है ही, उसका कनेक्शन डिवाइन पावर से भी है। इसलिए उस सपने के अचीवमेंट पर ही हमारी लाइफ मीनिंगफुल हो सकती है। जब हम अपनी लाइफ की मीनिंग को एनालिसिस करते हैं, तब हमारे सामने हमारा इंटरेस्ट, हमारी पसंद, हमारा सपना ओपन होने लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर हमने इस सपने को अचीव कर लिया तो हम ये समझेंगे कि हमारा जन्म लेने का कोई सेंस है। फिर हम अपनी एबिलिटी, अपने पावर, अपनी एनर्जी का भी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर ही हम अपने सपने को अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहीं से हमारे मन में डाउट चलने लगता है। ऐसे में डिवाइन फीलिंग हमारी हेल्प करती है। हम स्पिरिचुअलिटी के बेस पर उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर फील करते हैं। तब हम ये नहीं सोचते कि हमने जो काम स्टार्ट किया है वो पूरा होगा या नहीं। हम उस काम में एक डेडिकेशन के साथ लग जाते हैं, क्योंकि उस काम को हम ईश्वर के द्वारा दिया गया काम मानकर करने लगते हैं। यानी हम जो कर रहे हैं उसमें डिवाइन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। ये बुक भी हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि कैसे हम एक स्पिरिचुअल फीलिंग के बेस पर अपनी लाइफ को एक नया मीनिंग देते हैं। लेखक ने वर्ल्ड के फेमस पोएट जॉन मिल्टन का एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि मिल्टन अंधे थे, लेकिन उन्होंने अमेजिंग कविताएं लिखी। उनकी बुक पैराडाइज लॉस्ट आज भी लिटरेचर लवर्स के लिए एक फेवरेट बुक है। मिल्टन ऐसा कैसे कर पाए, जबकि पोएट्री के बारे में कहा जाता है कि बिना देखे, बिना एक्सपीरियंस के कोई नहीं लिख सकता। लेखक ने बताया कि मिल्टन ने अपने अंदर की आंखों से देखा है। अंदर की आंख का सेंस यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से है। यानी मिल्टन के लिए इमेजिनेशन उनकी स्पिरिचुअल आईज थी। इसी स्पिरिचुअलिटी के बेस पर उन्होंने टाइम, प्लेस और थिंग के बीच के डिस्टेंस को खत्म किया, और इसी स्पिरिचुअलिटी से मिल्टन ने इनविजिबल प्रेजेंस या अदृश्य उपस्थिति और डिवाइन के ट्रूथ को एक्सप्लोर किया और लोगों के सामने रखा। यानी स्पिरिचुअल आईज सबके अंदर होती हैं। इसके बिना हम किसी भी चीज को डीपली ना तो समझ सकते हैं और ना उससे कोई कनेक्शन फील कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि स्पिरिचुअल फीलिंग को हम कैसे फील करें। इसके लिए हमें अपने नजरिए को चेंज करना होगा, क्योंकि जब हम अपने मन में स्पिरिचुअलिटी को फील नहीं करते हैं, तभी हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हम स्पिरिचुअलिटी को फील कैसे करें। इसमें हमारा नजरिया हमें हेल्प कर सकता है। लेकिन सच तो ये है कि लाइफ के बारे में अधिकांश लोग निराशावादी नजरिया रखते हैं। जनरली ऐसे लोग हर चीज को लेकर नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। इसीलिए ऐसे लोग होपलेस होने के साथ फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद कर देते हैं। आज के टाइम को कमर्शियल टाइम कहा जाता है। हर चीज में एक कमर्शियल पहलू देखा जाता है। यानी इस टाइम में बिजनेस का इम्पोर्टेंट रोल है और बिजनेस वर्ल्ड में सही नजरिए को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऐसे में सही नजरिए के बिना सक्सेस को अचीव करना किसी को भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। और जब कोई इंसान अपने नजरिए को लेकर प्रॉब्लम का सामना करता है तो उसका सेल्फ बिलीव टूट जाता है। उसे फील होने लगता है कि वो इस दुनिया के लिए बना ही नहीं है। ऐसे में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम सही नजरिए के साथ साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन सही नजरिए को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसे जानने के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, मेंटल एटीट्यूड। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि डिवाइन पावर या डिवाइन कनेक्शन के लिए हमें अपने अंदर देखना होता है। यानी स्पिरिचुअल आईज या आध्यात्मिक आंखों के बेस पर ही हम डिवाइन से अपने कनेक्शन को देख सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं। साथ में हमने डिस्कस ये भी किया कि हमारा नजरिया स्पिरिचुअल फीलिंग में हेल्प करता है। इसलिए इस चैप्टर में हम अपने नजरिए को डेवलप या इम्प्रूव करने के बारे में डिस्कस करेंगे। नजरिया, नजरिए को मानसिक नजरिया या मेंटल एटीट्यूड भी कहा जाता है। जब आप लोगों पर, सिचुएशंस पर, कंडीशंस पर या फिर किसी भी चीज पर आपके मन के जो रिएक्शंस होते हैं उसे ही नजरिया कहते हैं। आपके अपने कलीग्स के साथ कैसे रिलेशन है, आप ह्यूमन के बारे में क्या सोचते हैं, एनिमल्स को लेकर आपके क्या इमोशंस हैं, इस दुनिया को आप अपने फेवर में पाते हैं या अगेंस्ट में। यानी आप किसी चीज के बारे में जैसा सोचते हैं, जैसा ओपिनियन रखते हैं,
उससे ही आपके नजरिए का पता चलता है। हमारा नजरिया यानी एटीट्यूड तब गलत होता है जब हम नए थॉट्स को लेकर न्यूट्रल रहते हैं या उस पर बिलीव नहीं करते। हमें ओल्ड थॉट्स या ओल्ड बिलीव ही इम्प्रेस करते हैं। हम किसी न किसी पूर्वाग्रह से कनेक्टेड रहते हैं और ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं या सोच रहे हैं वही सही है। लेखक ने अपना एग्जाम्पल देते हुए नजरिए की इम्पोर्टेंस को बताया है। एक बार जोसेफ ने पुनर्जन्म पर एक आर्टिकल लिखा। जहां जोसेफ मर्फी का लेक्चर होने वाला था, वहां के चर्च के बुक काउंटर पर यह आर्टिकल पैम्फलेट के रूप में सेल के लिए रखा गया था। वहां इस पैम्फलेट का सेल स्टार्टिंग में बहुत कम हुआ क्योंकि काउंटर पर जो सेल्स गर्ल थी वो पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थी। तब जोसेफ मर्फी ने उसे बताया कि बाइबल की एक स्टोरी के बेस पर मैंने ये लिखा है। जब वो बाइबल के रेफरेंस और स्टोरी के प्लॉट के बारे में जान गई तब वो इस आर्टिकल को लेकर एक्साइटेड हो गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब तक मर्फी का लेक्चर समाप्त हुआ तब तक सारे पैम्फलेट बिक गए। यानी जैसे ही नजरिया चेंज हुआ सब कुछ चेंज हो गया। आप सही नजरिया तभी इंप्रूव या डेवलप कर सकते हैं जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी चीज आपके मन की परमिशन के बिना आपको डाइवर्ट नहीं कर सकती। यानी आप अपने मन से एग्री होंगे तभी आप किसी बात से दुखी हो सकते हैं या किसी से हेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके मन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता। बाहर से जो भी सजेशंस आपके लिए आते हैं उस फोर्स में कोई पावर तब तक नहीं रहती जब तक कि उसे आप पावर नहीं देते। यहाँ पावर देने का सेंस ये है कि किसी एक्सटर्नल फोर्स को लेकर नेगेटिव अप्रोच रखना। एग्जाम्पल के लिए, जब आपको कोई गाली देता है या आपके बारे में कोई कुछ गलत बोलता है, अगर आप उसको लेकर परेशान होते हैं या रिएक्ट करते हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स पावरफुल हो जाता है। आपकी शांति खत्म होती है। आप एक्सटर्नल फोर्स के बारे में ही सोचने लगते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना नजरिया रखते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब कोई आपको गाली देता है, अगर आप उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं तो गाली जिसने दी होती है उसी के पास चली जाती है, क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि उसे इग्नोर किया। यानी आपके नजरिए का अप्रोच आपके पास है, उस पर आपका कंट्रोल है तो आप एक्सटर्नल फोर्स से अफेक्टेड नहीं होंगे। कोई भी जब एक्सटर्नल फोर्स से अफेक्टेड नहीं होगा तब उसके मन से सारे डर, सारे डाउट्स निकल जाएंगे। वो अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं होगा और कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करता जाएगा। ऐसे में उसे सक्सेस को अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा और ना ही किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अपने सपनों से दूर जाएगा। इसलिए आपको ये फील करना होगा कि आप अपने थॉट्स के ओनर हैं। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। इमोशंस थॉट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं और इमोशन से ही इमेजिनेशन और डिवाइन फीलिंग्स का कनेक्शन होता है। और अगर आपका थॉट्स ही गलत है या आपके नजरिए पर किसी एक्सटर्नल फोर्स का प्रेशर है और आप उसी से कंडक्ट होते हैं, तब आपके लिए आपका नजरिया इंप्रेसिव नहीं रह पाता। इसका सेंस ये है कि आप अपनी बैड सिचुएशंस के जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही हैं। आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि क्या आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसकी एनालिसिस करिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके मन में नेगेटिव इमोशंस का फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए डेंजर है। लेखक ने बताया कि सर्कमस्टांसेस आप पर उतना ही अफेक्ट डाल सकते हैं जितनी आप उन्हें परमिशन देते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ तथा इस वर्ल्ड के बारे में अपना नजरिया चेंज कर लें, तब आपका लक आपके हाथ में होगा और आप अपनी आत्मा के कैप्टन बन सकते हैं। डिसिप्लिन और कंट्रोल इमेजिनेशन के बेस पर आप अपने इमोशंस के भी बॉस बन सकते हैं और इससे आपका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होगा। कल्पना और नजरिया। पिछले चैप्टर में हमने नजरिए के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम नजरिए की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट के कई चैप्टर्स में सेल्फ बिलीफ को स्ट्रांग बनाने के लिए लेखक ने इमेजिनेशन के इम्पोर्टेंस को मार्क किया है। लेकिन अगर आपका नजरिया ही गलत है तो इमेजिनेशन का क्या रोल होगा? इमेजिनेशन कितना आपके सेल्फ बिलीफ को स्ट्रेंथ देगा? एग्जाम्पल के लिए, यदि आप अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोचते हैं कि वो झूठा है, चीटर है, करप्ट है, तब आपके मन में किस तरह के इमोशंस क्रिएट होंगे?
आप पाएंगे कि आप अपने फ्रेंड को लेकर नेगेटिविटी के इमोशन से भरे होते हैं। और अगर आप इसके ऑपोजिट नजरिया रखते हैं तब किस तरह के इमोशंस क्रिएट होंगे। तब आप हैप्पीनेस को फील करेंगे, आपकी चेतना को नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं कर पाएगी। ऐसे में आपके मन में किसी भी सपने को लेकर एक पॉजिटिव इमेजिनेशन क्रिएट होगी, क्योंकि आपका नजरिया किसी को देखने को लेकर पॉजिटिविटी से भरा होता है। जब आप किसी सपने को स्ट्रक्चर देने की कल्पना करेंगे तब उस स्ट्रक्चर के हर एक स्टेप में पॉजिटिविटी का रिफ्लेक्शन होगा। हर एक स्टेप पर आप स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और जब आप स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अपने सपने को पूरा करेंगे तो उसे सपने में आपके सेल्फ का अप्रोच होगा। वो सेल्फ जो कि डिवाइन ने क्रिएट किया है या जो डिवाइन से कनेक्टेड है, जो कि आपका अपना है, वो किसी और का सेल्फ नहीं हो सकता। ऐसे में जब आपका सपना पूरा होगा तो वो एक यूनिक इमेज को लेकर आपके सामने आएगा। तभी आप फील कर पाएंगे कि आपका रोल या आपका अस्तित्व कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए। इसके बाद आपके सामने ऐसे सवाल खड़े नहीं होंगे कि आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। आपका सेल्फ बिलीव आपके हर स्टेप को इम्प्रूव करेगा और आप अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए कंसंट्रेट होकर एक के बाद एक सपने को अचीव करते जाएंगे। लेखक ने बताया कि गॉड के बारे में आपका जो भी परसेप्शन होता है या आपकी जो भी सेंसिबिलिटी होती है, जनरली यही आपकी लाइफ के नजरिए को डिसाइड करती है। ईश्वर के बारे में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट ही आपकी लाइफ के थॉट्स को एक्सप्लोर करता है। यदि आपका नजरिया ये है कि ईश्वर ही आपके अंदर की स्पिरिचुअल पावर है, तब ईश्वर ही आपके हर एक एफर्ट में आपको डायरेक्ट करता है, आपको रास्ता दिखाता है। आप एक पॉजिटिव अप्रोच से इस वर्ल्ड को देखेंगे तो आपका विजन भी पॉजिटिव होगा। आपका नजरिया और आपकी इमेजिनेशंस एक दूसरे को डेवलप करते हैं। यदि आप कल्पना करते हैं कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो ऐसी नेगेटिव कल्पना का रिजल्ट आप नेगेटिव ही देखेंगे। आपके साथ ऐसा ही होता जाएगा। आप दुख, प्रॉब्लम्स, फेलियर की कल्पना ये सोचकर करते हैं कि लाइफ में तो ऐसा होता ही है। ऐसे में आप अपनी लाइफ को दुख के ट्रैप में डाल देते हैं। इसलिए किसी भी नेगेटिव इमेजिनेशन से खुद को सेव करके रखें। आप उन चीजों की कल्पना करें जो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाए, जो आपको इंस्पायर करे, जो सुंदर हो, जिसको सब एडमायर करते हो। वैसा होने के बारे में कल्पना करें। इससे लाइफ को लेकर आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। अपने नजरिए को डेवलप करने का एक फॉर्मूला ये भी है कि आप शांति से कहीं बैठकर ये इमेजिन करें कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आपको किसी बात को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं है। आप एनर्जी से भरे हुए हैं। आप अपने काम को लेकर एक्साइटेड हैं। आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेकर आप रोमांचित हैं। अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आपका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होगा और आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इमेजिनेशन और नजरिए का अप्रोच जब एक दूसरे को इम्प्रेस करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं तो आपकी इमेजिनेशन पावर या कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। टाइम और प्लेस के साथ जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेखक ने कोलंबस का एग्जाम्पल दिया है, जिसने अमेरिका का पता लगाया था। कोलंबस के साथ जर्नी पर निकले उसके साथ के नाविकों ने जब पूछा कि जब सारी होप खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, तब कोलंबस ने जवाब दिया कि सुबह होते ही तुम कहोगे कि तैरते चलो और तैरते चलो। यानी कोलंबस को डिवाइन पावर पर बिलीव था, इसलिए उसने कल्पना कर ली थी कि वो लास्ट तक सेफ रहेगा। उसके हर एक स्टेप पर एक बिलीव था और उसने अपने आप को उस बिलीव से लास्ट तक कनेक्ट करके रखा। इसलिए आप अपने रिजल्ट को लेकर डाउट में हैं तो अपने मन में किसी भी तरह के डाउट को निकाल दें और इस बात पर बिलीव करें कि आपने अपने लिए जो भी इमेजिनेशन की है उसे पूरा होना ही है। इससे क्लियर होता है कि कल्पना और नजरिए को हम डेवलप करके सेल्फ बिलीव को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन नजरिए के साथ एक देखने वाला फैक्ट ये भी है कि आप अपने नजरिए के साथ नए थॉट्स को कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपका नजरिया आपकी सक्सेस में एक बैरियर की तरह दिखने लगेगा।
इस फैक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं आपका दोस्त प्रेजुडिस एंड ब्लाइंड फेथ। पिछले चैप्टर में हमने इमेजिनेशन और नजरिया मतलब एटीट्यूड के रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम नजरिए पर नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नजरिए पर प्रेजुडिस और अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है इसे जानने से पहले हमको प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह और ब्लाइंड फेथ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी के बारे में या किसी फैक्ट के बारे में बिना जाने समझे, बिना एनालिसिस किए, बिना वेरीफाई किए अपने मन में ही ओपिनियन बना लेते हैं तो उसे प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह कहा जाता है। जबकि सही नजरिए के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम किसी पर्सन या फैक्ट के बारे में अच्छे से वेरीफाई करके या उसका एनालिसिस करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा नजरिया हमारे नॉलेज को ही चैलेंज करता है या लोगों के प्रति हमारी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करता है। एग्जाम्पल के लिए आप एक बेस्ट एक्टर हैं, आपको एक्टिंग करना पसंद है, आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं, लेकिन आप फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई तरह के पूर्वाग्रहों को अपने मन में पाल रखा है। एग्जाम्पल के लिए फिल्म इंडस्ट्री में पैसे वाले लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, या फिल्मी लोगों का कल्चर ही डिफरेंट होता है, या वे लोग ड्रिंक करते हैं, या वे लोग सेल्फिश होते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में तो लॉन्ग टर्म तक स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सारे प्रेजुडिस आपके मन में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लिया तो आप सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके मन में इस टाइप के प्रेजुडिस का स्पेस रहेगा तो आप फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हमेशा नेगेटिव अप्रोच रखेंगे। आपका नजरिया नेगेटिविटी से कंडक्ट होने लगेगा। आप फील करेंगे कि उस इंडस्ट्री में काम करने से क्या मिलेगा जो आपके मन के अगेंस्ट है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव होने से एक्टिंग से भी आपका फोकस हटने लगेगा। आप धीरे धीरे अपने एक्टिंग को लेकर भी नेगेटिव होते जाएंगे। यानी जिस तरह की एबिलिटी आपके पास थी, उस एबिलिटी से कनेक्टेड आपका जो ड्रीम था सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि आपके नजरिए को प्रेजुडिस ने ओवरलैप कर लिया है। आप एक्सटर्नल फोर्स से कंडक्ट होने लगते हैं, क्योंकि आपके नजरिए का बेस प्रेजुडिस है, जो कि सुनी सुनाई बातों पर बेस्ड है। जबकि डिवाइन या स्पिरिचुअल फीलिंग का कनेक्शन आपकी सोल, आपकी आत्मा से है। आपके अंदर जो ईश्वर है, उसने जो आपको एबिलिटी दी थी, आप उससे दूर चले जाते हैं। इसके साथ सच तो ये है कि किस इंडस्ट्री में स्ट्रगल नहीं है, कहाँ के लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, कहाँ के लोग ड्रिंक नहीं करते हैं। इस तरह के लोग तो हर इंडस्ट्री में होते हैं। कल्चर तो हर एक प्लेस, हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंट्री का डिफरेंट ही होता है। यानी जो प्रॉब्लम थी ही नहीं, उससे आपने अपने प्रेजुडिस की वजह से प्रॉब्लम बना लिया। इसलिए सही नजरिए को लेकर लेखक ने बताया है कि आपको अपने नजरिए में न्यू थॉट्स को, न्यू लॉजिक को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि नए थॉट्स आपके सेल्फ बिलीफ को पॉजिटिव रखते हैं। न्यू थॉट्स के साथ ही आपके मन में किसी काम को लेकर न्यू आइडिया का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ब्लाइंड फेथ के साथ भी ऐसा ही होता है। हम मानकर चलते हैं कि जो पहले हुआ था या जिसे हम जानते सुनते आए हैं वो ही सही है। अगर सब इसी बात पर बिलीव करते हैं तो कभी पता नहीं चलता कि पृथ्वी घूमती है, क्योंकि पृथ्वी तो स्टेबल दिखती है। और इसके बारे में पहले के थिंकर्स ने भी बताया था कि पृथ्वी स्टेबल है, लेकिन कॉपरनिकस ने पहले के थिंकर के थॉट्स को एनालिसिस किया और अपनी स्टडी से बताया कि पृथ्वी भी घूमती है। लेखक ने बताया कि जो थॉट्स या आइडिया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता आया है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। इसलिए सही नजरिए के लिए जरूरी है कि न्यू थॉट्स को अपनी अप्रोच में शामिल करें। हम टाइम टाइम पर अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को, अपने ओपिनियन को क्वेश्चंस करेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, तो हमारे अप्रोच में, हमारे नजरिए में इफेक्टिव चेंज आएगा, जिससे हमारा सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होगा। इसलिए थॉट्स और आइडिया को लेकर हमें ओपन रहना चाहिए। हमारा मन पैराशूट की तरह होना चाहिए। अगर पैराशूट ओपन नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं होगा, फिर तो एक्सीडेंट होना ही है। इसी तरह अगर हम अपने मन को नए थॉट्स के लिए ओपन नहीं रखेंगे तो हमारे नजरिए के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे सेल्फ बिलीफ के साथ एक्सीडेंट होगा, यानी सेल्फ बिलीफ कमजोर पड़ेगा। फिर कोई सेल्फ बिलीफ के बिना कुछ भी कैसे अचीव कर सकता है।
इसलिए हमें अपनी आंखों और मन को न्यू ट्रूथ की ओर ओपन रखना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने मन में न्यू ट्रूथ, न्यू आइडिया, न्यू नॉलेज की भूख जगानी चाहिए। ऐसा करने से हम बिलीव और समझ के पंखों से अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर से फ्लाई करने में केपेबल हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्यूटी। लेखक जोसेफ मर्फी ने अपनी जहाज की एक जर्नी में एक पैसेंजर के बारे में बताया है। वो पैसेंजर सनसेट यानी सूर्यास्त को देख रहा था और कह रहा था कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं विश करता हूँ कि मैं जो ये डूबते हुए सूर्य की ब्यूटी देख रहा हूँ, ये ब्यूटी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। लेखक ने सवाल किया कि हम और आप कितनी बार डूबते हुए सूर्य को देखते हैं और उसकी ब्यूटी को लेकर क्या कभी ब्लश फील करते हैं? कब कहते हैं कि ये ब्यूटी हमेशा ही ऐसी बनी रहे? इस नश्वर दुनिया में जहाँ हर एक चीज को खत्म हो जाना है, वैसे में ये विश करना कि ये ब्यूटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगा, क्या सेंस है? इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ईश्वर के सत्य हमेशा बने रहते हैं। कुछ भी हो जाए, सुबह तो होकर रहेगी, फिर शाम होगी, फिर रात होगी। ये ईश्वर का उस डिवाइन का ट्रूथ है जिससे हमारा इंटरनल कनेक्शन है। लेकिन जब हम किसी ब्यूटी या किसी हैप्पीनेस को लेकर ये सोचते हैं कि काश ये हमेशा कायम रहती, तो हम डिवाइन ट्रूथ से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि डिवाइन के पास ऐसा ट्रूथ है कि वो हमेशा कायम है। लेकिन होता यह है कि हम अपनी लाइफ के स्ट्रगल में, उसकी प्रॉब्लम में इतने ट्रैप हो जाते हैं कि हम किसी ब्यूटी का इमेजिनेशन तक नहीं कर पाते। हम किसी बात को लेकर हैप्पी फील नहीं कर पाते। ऐसे में जो हमारी इमेजिनेशन होगी वो दुख होगा। हमारा बिलीव एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी ताकतों से इन्फ्लुएंस्ड होगा और उस एक्सटर्नल फोर्स के बेस पर हमारे बिलीव का शेप भी एक्सटर्नल होगा। हमारे अंदर जो डिवाइन फीलिंग है उससे हम डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। आपका सेल्फ बिलीव कमजोर पड़ जाएगा, जिसका इफेक्ट आपके हर काम पर पड़ेगा। लेखक ने बताया है कि आप स्वयं अपने मन की गैलरी में एक हैप्पीनेस के साथ रह सकते हैं, जहां आप फील कर सकते हैं कि शांति की एक नदी आपके मन में बह रही है। आप उस नदी की ब्यूटी को देख सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं। जब आप उस ब्यूटी को फील करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन में एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, जहां हैप्पीनेस है, जॉय है, बिलीव है और एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग हैं। ऐसे में आपके मन की ब्यूटी ईश्वर की ब्यूटी से कनेक्ट हो जाएगी। आप मेंटली और स्पिरिचुअली ईश्वर की होल ब्यूटी से कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी इमेजिनेशन ईश्वर की ब्यूटी की तरह रेडिएंट होगी। जैसा कि इस बुक में बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी इमेजिनेशन पर ही आपका सेल्फ बिलीव डिपेंड है। आपकी इमेजिनेशन से ही आपकी सक्सेस की राह ओपन होती है। ये इमेजिनेशन ही है जिसके बेस पर आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। इसलिए जब आप अपने दुख में ट्रैप होते हैं और ईश्वर के चेहरे को इमेजिन करते हैं, तो वो आपकी आंखों के आंसू पोंछ देते हैं। यानी आपके सारे दुखों के अंधेरों को ईश्वर अपने प्रकाश से दूर कर देता है। आपका बिलीव आध्यात्मिक शक्ति के डायरेक्शन में चलने लगता है। आप ये डिसाइड करते हैं कि अब और आंसू नहीं, क्योंकि ईश्वर ने आपके आंसू को पोंछ दिया है। जो था वो पास्ट हो चुका है और ईश्वर हर एक चीज को नया करता है। इसलिए आप भी अपने आप को एक नया शेप दें, नए थॉट्स को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। लेखक ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर का मंदिर होता है। यानी जैसे हम ईश्वर के लिए मंदिर जाते हैं, वैसे ही ईश्वर हमारे पास आता है, हमें करेक्ट करने के लिए, हमें नया शेप देने के लिए, हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए। इसलिए अगर कोई कितना भी गलत होता है, ईश्वर उसे भी करेक्ट करता है। लेकिन अगर वो इंसान ही जब अपने आप को ईश्वर के प्यार से दूर रखेगा, अपने अंदर उसकी मौजूदगी को फील ही नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ईश्वर उसे करेक्ट करे। लेकिन यहाँ सवाल तो ये उठता है कि जब ईश्वर ही किसी इंसान की गलती को करेक्ट कर सकता है, उसे माफ कर देता है, तो हम क्यों नहीं करते? लेखक ने बताया है कि जब इंसान ईश्वर के प्यार को फील करता है, तो वो भी माफ कर देता है। इसके लिए उस इंसान के प्रति अपने नजरिए को हम्बल बनाना होगा। हम अपने नजरिए को किसी इंसान के प्रति कैसे हम्बल बनाएंगे और इसकी जरूरत क्या है, इसे जानने के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, डिवाइन लॉ। पिछले चैप्टर में हमने हैप्पीनेस और ब्यूटी के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे ये हमारे सेल्फ बिलीव और इमेजिनेशन को ग्रो करता है।
इस चैप्टर में हम इमेजिनेशन को ग्रो करने के लिए कुछ और थॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने ये सवाल किया था कि किसी इंसान के प्रति हम अपने नजरिए को कैसे हम्बल बनाएंगे और इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ईश्वर किसी भी गलती के लिए माफ करता है। वो उस इंसान को फिर से रिक्रिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए आपने डकैत अंगुलीमल की स्टोरी सुनी होगी। उसने इतनी हत्या की थी कि वो काउंट करना भूल गया था। उसने काउंट करने के लिए एक तरीका निकाला। वो जिस इंसान की हत्या करता उसकी एक उंगली काट लेता और उसे अपनी माला में गूंथ लेता। जिस जंगल में वो रहता था वहाँ जंगल से एक दिन भगवान बुद्ध गुजर रहे थे। उसने भगवान बुद्ध को भी मारना चाहा। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि ठहरो। भगवान बुद्ध ठहर गए और फिर पलटकर पूछा कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। वो बुद्ध को हैरान होकर देखने लगा। बुद्ध के फेस पर कोई डर नहीं था। तब बुद्ध ने उसे एक पेड़ से टहनी तोड़कर लाने के लिए कहा। जब वो टहनी तोड़कर लाया तो बुद्ध ने उसे जोड़ने के लिए कहा। इस पर वो डाकू और हैरान होकर कहता है कि ये तो टूट गया है, इसे कैसे जोड़ सकते हैं, टूटी हुई चीज कैसे जुड़ सकती है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जिसे तुम जोड़ नहीं सकते हो उसकी हत्या कैसे कर सकते हो। इस सवाल ने उस डाकू के मन को डिस्टर्ब कर दिया। वो सोचने लगा, इससे पहले उससे किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया था। इसके बाद वो बुद्ध से इम्प्रेस हो जाता है और उनका फॉलोअर बन जाता है। ये कैसे हुआ? उस सवाल में ऐसा क्या था? अगर उस सवाल को हम एनालिसिस करें तो पाएंगे कि डिवाइन पावर ने हम सबको क्रिएट किया है, तो कोई और कैसे उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी बुद्ध ने उस डाकू के सामने डिवाइन से रिलेटेड सवाल किया था। इससे उसने डिवाइन से अपने कनेक्शन को फील किया। लेकिन यहाँ ये बताना इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध ने उस डाकू को किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं दिया, जबकि उसने तो न जाने कितने ही लोगों की हत्या की थी। बुद्ध उसे माफ कर देते हैं और अपना फॉलोअर बना लेते हैं। अगर आप भी इस अप्रोच को अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं तो आप भी ईश्वर के प्यार को अपनाते हैं। अब बात करते हैं अपने नजरिए को हम्बल कैसे बनाएं। एग्जाम्पल के लिए आप किसी इंसान को गलत पाते हैं, ऐसे में उसके प्रति आपका नजरिया हम्बल नहीं होगा। लेकिन जब आप अपनी इमेजिनेशन में उसे कर पाते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है, वो अभी ईश्वर के प्यार से दूर है, एक दिन उसे भी ईश्वर का प्यार मिलेगा और वो हम सबको प्यार करेगा, हमारी हेल्प करेगा, हमारे सुख दुख का साथी होगा। आप जैसे ही इन बातों की इमेजिनेशन करते हैं, आपका नजरिया चेंज होने लगता है। आप उस इंसान के मन में ईश्वर के प्यार का दीप जला सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को लेकर अपना एक लक्ष्य डिसाइड करें और उसकी इमेज बनाएं और उस इमेज के अकॉर्डिंग ही आप अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करें। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने लक्ष्य को इमेजिनेशन की डोर से बांध कर रखेंगे और फिर उस लक्ष्य को लेकर हमेशा रोमांचित फील करेंगे। ऐसा आप तभी फील कर पाएंगे जब आप अपने ओपिनियन को लेकर फ्री रहेंगे। आप पर किसी तरह के प्रेजुडिस का इफेक्ट नहीं होगा। आप ब्लाइंड फेथ से खुद को बचा कर रखेंगे और न्यू थॉट्स को लेकर ओपन रहेंगे। इन सब बातों को अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर आप फील करेंगे कि आपको अपने काम में खुशी मिल रही है। आपके मन की सारी नेगेटिविटी नष्ट हो गई है। आपके लक्ष्य के सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे आप अपनी इमेजिनेशन से देख पा रहे हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एंड हो गया है। आप अपनी इमेजिनेशन से ये भी देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, उससे आप सीख रहे हैं। यानी आपकी प्रॉब्लम्स आपको टीच करने के लिए हैं। उसके बाद जो भी होगा आपको सक्सेस की राह में ही ले जाएगा। ऐसा करने से आपकी स्ट्रगल, आपके इंतजार को एक होप मिलेगी। और ये तो हम जानते ही हैं कि जैसे ही हमें किसी चीज के लिए होप दिखाई देती है, हम जॉय और हैप्पीनेस की फीलिंग से भर जाते हैं। हम एक्साइटेड होकर अपने काम पर फोकस होते हैं, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब हम उसे अचीव कर लेते हैं। इसलिए लेखक ने बताया है कि हमें अपने मन में डिवाइन इमेजिनेशन को ग्रो करने देना चाहिए, क्योंकि जब डिवाइन ही हर चीज का क्रिएटर है तो वो हमारे सपनों का भी क्रिएटर होगा। वही हमारे सपनों को पूरा करेगा। लेकिन इसके लिए हमें इस बिलीव को फील करना होगा कि हर एक चीज का क्रिएशन डिवाइन लॉ के बेस पे हुआ है और उस डिवाइन के पास एंडलेस पीस है, एक अनंत प्यार है और उस प्यार से ही ईश्वर का संसार चलता है। स्पिरिचुअल हीलिंग। लेखक ने एक
14 साल के लड़के से मुलाकात के बारे में बताया है। लड़के ने लेखक को बताया कि जब भी वो किसी प्रॉब्लम को फेस करता है, वो इमेजिनेशन करता है कि उससे ईसा मसीह बात कर रहे हैं। वो अपनी इमेजिनेशन में देखता है कि उसके प्रॉब्लम्स को ईसा मसीह सुन रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि क्या करोगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाए। एक बार उस लड़के की माँ बीमार पड़ गई। वो बहुत अपसेट रहने लगा क्योंकि डॉक्टर भी उसकी माँ को ठीक नहीं कर पा रहे थे, यानी बीमारी लाइलाज हो गई थी। तब उस लड़के को ये स्टोरी याद आई। उस स्टोरी में फीवर से अफेक्टेड एक औरत जिसका ट्रीटमेंट ईसा मसीह ने किया था, यानी ईसा मसीह की कृपा से वो औरत ठीक हो गई। इसके बाद लड़के ने इमेजिन किया। उस इमेजिनेशन में उसने देखा कि उससे ईसा मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने रिकवर कर लिया है, वो हेल्थी हो गई हैं, अब तुम घर जाओ। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन लड़के ने लेखक को बताया कि उसकी माँ ठीक हो गई थी। लेखक ने इस इंसिडेंट के बारे में बताया कि ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि लड़के ने जो इमेजिनेशन की थी, अपनी इमेजिनेशन में ही सही, उसने जो एक ड्रामा किया था, उसने अपनी फेथ और बिलीव के बेस पर किया था। उसने अपने फेथ और बिलीव को एक कन्विक्शन के साथ और अपने माइंड के, अपनी सोल के डीप में जाकर फील किया, उसमें डूब गया। यानी उसने इस बात का बिलीव किया कि ऐसा हुआ है, ईसा मसीह ने एक बीमार औरत को ठीक किया है। इसलिए उसने अपने सेल्फ को अपनी इमेज के साथ होने के लिए इंस्पायर किया। लेखक ने बताया कि मन केवल एक है, उसका ट्रीटमेंट या हीलिंग भी एक ही है। जब लड़के ने अपनी माँ के बारे में अपने बिलीव को चेंज किया, यानी कि उसकी माँ बीमार है और वो इनक्योरेबल है, जब इस बिलीव को अपनी इमेज में चेंज किया तो उसकी इमेजिनेशन भी चेंज हुई। इससे उसका बिलीव भी चेंज हुआ। इसके बाद वो अपनी माँ को परफेक्टली हेल्थी रूप में देखता है, फील भी करता है। इससे परफेक्ट हेल्थी होने का थॉट उसकी माँ के मन में भी पैदा हो गया। और जब उसने अपने सेल्फ को इस बात का बिलीव दिला दिया तो उसका बिलीव सच हुआ। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि लड़के को स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था, ना ही वो इमेजिनेशन की पावर के बारे में जानता था। उसने अवचेतन के रूप में डिवाइन लॉ को एक्टिव किया और उसे इस बात का पूरा बिलीव था कि ईसा मसीह उससे रियली में बात करते हैं। फिर उसके बिलीव के अकॉर्डिंग उसकी विश भी पूरी हुई और उसकी माँ ठीक हो गई। लेखक ने बताया कि किसी चीज या किसी पर्सन या किसी फैक्ट में बिलीव करना उसे ट्रूथ के रूप में एक्सेप्ट करना होता है। आपके बिलीव का बेस चाहे रियल हो या अनरियल, ट्रूथ हो या फॉल्स, आप बिलीव करते हैं, आपको वही रिजल्ट मिलता है। इसलिए बाइबल से पहले की बात को कोट करते हुए लेखक ने कहा है कि जैसे कोई इंसान इमेजिनेशन करता है, जैसा वो फील करता है, वैसा ही वो बनता भी है। इसलिए लेखक के अकॉर्डिंग एक ही स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट या हीलिंग है और इस स्पिरिचुअल हीलिंग का एक ही प्रोसेस है और वो प्रोसेस है बिलीव। जैसा आप अपने मन में बिलीव रखते हैं, वैसा ही आपके साथ डिवाइन बिहेव करती है, यानी वैसा ही आपके साथ होता है। ये रियलिटी है कि ट्रीटमेंट के कई टाइप्स हैं, कई टेक्नोलॉजीज हैं, कई प्रोसेस हैं और इन सब से बेटर रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन इनसे जो रिजल्ट मिलते हैं वो टेक्नोलॉजी या किसी स्पेशल प्रोसेस की वजह से नहीं। इसके पीछे जो रीजंस होते हैं वो है बिलीव और इमेजिनेशन। यानी टेक्नोलॉजी, ट्रीटमेंट के टाइप्स या प्रोसेस का जो सोर्स है वो है ईश्वर, और ईश्वर का ट्रीटमेंट एंडलेस है और हर जगह है। यानी हर जगह ईश्वर हर जगह है तो उसका इलाज भी हर जगह है। ईश्वर आपकी हीलिंग करता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप ईश्वर को अपने मन में फील करें, उसके कनेक्शन को समझें। कम्युनिकेशन विद गॉड, बिलीव और इमेजिनेशन की पावर को एक्सप्लोर करने के लिए लेखक ने अपने एक क्लोज रिलेटिव का एग्जाम्पल दिया है। उस रिलेटिव को टीबी हुआ था। उस टाइम टीबी को बहुत ही सीरियस और डेंजरस डिजीज माना जाता था और इनक्यूरेबल डिजीज की कैटेगरी में रखा जाता था। लंग्स की ये बीमारी उनके रिलेटिव में धीरे धीरे बहुत बढ़ गई थी और ठीक नहीं हो रही थी। तब उस रिलेटिव के बेटे ने डिसीजन लिया कि वो अपने पिता के पास जाकर उनका ट्रीटमेंट कराने में हेल्प करेगा। वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में गया जहां पर उसके पिता रहते थे। पर्थ में ही उनका घर था। पिता से मिलने के बाद उसने बताया कि मैं एक संत से मिलकर आया हूँ। उस संत ने $500 में मुझे एक रिंग दी है।
इस रिंग में एक रियल क्रॉस का टुकड़ा है। उसने अपने पिता को ये भी बताया कि इसे टच करने से या पहनने से ही कई लोगों की बीमारियां ठीक हो गई हैं। उस बूढ़े बीमार आदमी ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने बेटे के हाथ से उस रिंग को छीन लिया, उसे अपने सीने से लगाया और फिर उसे पहनकर सो गया। नेक्स्ट डे पता चला कि वो ठीक हो गया है। किसी को इस बात का बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल ठीक हो चुका था। किसी भी टेस्ट में उसकी बीमारी नहीं निकली। अब आप सोच रहे होंगे कि उस क्रॉस वाली रिंग में इतनी पावर थी। उस रिलेटिव के लड़के ने लेखक को बताया कि उसने फुटपाथ से एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर उसे रिंग में मढ़वा दिया, जिससे कि वो रियल लगे। लेकिन उस रिंग की वजह से उसके फादर ठीक हो गए। तो क्या इसमें फुटपाथ से उठाए गए लकड़ी के टुकड़े की वजह से ये मिरेकल हुआ था? लेखक के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। इसके पीछे मेन रीजन था उसकी इमेजिनेशन और बिलीव। उसने सोचा कि उसके फादर इस बीमारी से ठीक नहीं हो रहे हैं तो क्या किया जाए। उसने इमेजिनेशन की कि ईश्वर क्या नहीं कर सकता। जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया है वो एक बीमारी ठीक नहीं कर सकता। उसे तो इस बात का बिलीव था, लेकिन वो अपने फादर को ये बिलीव कराना चाहता था। इसके लिए उसने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है कि रियल क्रॉस का टुकड़ा हो या लकड़ी का टुकड़ा। उसे तो अपने फादर को बिलीव कराना था कि वे ठीक हो सकते हैं। जब उसने अपने फादर को बताया कि इस रिंग को एक संत ने दिया है, इस रिंग में रियल क्रॉस का पार्ट है और इसे टच करने से कितने लोगों की बीमारियां ठीक हो गई हैं, तब उसके फादर को फील हुआ कि वो ठीक हो सकते हैं। उनमें बिलीव आया, यानी उसने फादर की इमेजिनेशन पावर को एक्टिव कर दिया और इससे उसके फादर इस लिमिट तक एक्साइटेड हो गए कि रिंग उसके हाथ से छीनकर उन्होंने अपने सीने पर रख ली। लेखक ने यह भी बताया कि इस ड्रामे का पता उनके रिलेटिव को कभी नहीं चला। अगर उन्हें ये पता चलता तो शायद उन्हें फिर से टीबी हो जाती, लेकिन उसके बाद वे हेल्थी होकर 15 इयर्स तक और जिंदा रहे। 89 इयर्स में उनकी डेथ हुई। तो ये होती है बिलीव और इमेजिनेशन की पावर। बीमारी का एग्जाम्पल देने का सेंस यहाँ सिर्फ ये नहीं कि बिलीव और इमेजिनेशन से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये हर एक चीज पर एप्लीकेबल है। इसके अंदर रेफरेंस में लेखक ने एक और एग्जाम्पल दिया है। बीमारी का एग्जाम्पल देने का सेंस सिर्फ ये नहीं कि बिलीव और इमेजिनेशन से सिर्फ बीमारियां ही ठीक होती हैं, ये हर एक चीज पर एप्लीकेबल है। इसके अंदर रेफरेंस में लेखक ने एक और एग्जाम्पल दिया है। जोसेफ मर्फी लॉस एंजलिस में एक बिजनेसमैन के साथ जनरली मिलते रहते हैं। उस बिजनेसमैन ने लेखक को बताया कि मैं अपनी इमेजिनेशन में पॉल के साथ कम्युनिकेट करता रहता हूँ और अपनी इस इमेजिनरी कम्युनिकेशन के बेस पर मैं 30 इयर्स से डिसीजन ले रहा हूँ। इस बिजनेस वर्ल्ड में बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं अपनी इमेजिनेशन में बाइबल के राइटर और अदर थिंकर्स से एडवाइस लेता रहता हूँ और उनसे बेटर गाइडेंस मुझे कहीं नहीं मिल सकता। जब लेखक ने इस बारे में और डिटेल में जानना चाहा तो उस बिजनेसमैन ने बताया कि मैं कई बार अपने डिसीजन को लेकर डाउट में रहता हूँ। कई बार फील होता है कि अब इससे मेरी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि अब कंपनी दिवालिया हो जाएगी। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। इस रीजन से मैं स्ट्रेस में रहने लगा और हार्ट का पेशेंट हो गया। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। और जब प्रॉब्लम आती है तो याद आते हैं गॉड। तब मेरे मन में एक आइडिया आया या फील हुआ कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, इस डिसीजन में ईसा मसीह या पॉल को इन्वॉल्व कर लूं, उनसे ही एडवाइस लूं। मैं पॉल के होली लेटर को बहुत लाइक करता था, इसलिए अपनी इमेजिनेशन में पॉल से बात करने लगा। मैं इमेजिन करता कि पॉल मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे एडवाइस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि माय सन, तुम्हारा डिसीजन परफेक्ट है, आइडियल है। ये डिसीजन तुम्हारी कंपनी को प्रॉफिट में ले जाएगा। तुम प्रॉफिट में रहोगे। तुम गॉड के रास्ते पर ऐसे ही चलते रहो। फिर क्या था, मैं पॉल की इमेजिनेशन करता हूँ, मैं पीस से भर जाता हूँ। ऐसा फील होता है कि पीस और रिलीफ की एक लहर ने मुझे होल्ड कर लिया है और मैं पॉल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि बिलीव और इमेजिनेशन का क्या रोल हो सकता है हमारी लाइफ में। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जहां हम कुछ और फैक्ट्स और कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। नमस्कार, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को गॉड के साथ शेयर कर सकते हैं।
गॉड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट हमें मिलता है। गॉड हमें गाइड करता है, हमें राइट एडवाइस भी देता है। इस चैप्टर में हम अपनी इमेजिनेशन के साथ प्रेयर यानी प्रार्थना के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेखक ने इमेजिनेशन के साथ प्रेयर को इम्पोर्टेंट बताने के लिए एक शेयर ब्रोकर का एग्जाम्पल दिया है। लेखक ने बताया है कि मैं न्यूयॉर्क में एक शेयर ब्रोकर को अच्छी तरह से जानता था। वो मेरा लेक्चर सुनने आता था। शायद आपको पता होगा कि शेयर ब्रोकर फाइनेंशियल असेसमेंट को लेकर हमेशा डिफिकल्टीज का सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा अलग अलग कंपनियों के शेयर की वैल्यू और उसके फ्लक्चुएशन की डिटेल्स का एनालिसिस करना होता है। इसके बाद उसकी परचेज और सेल का डिसीजन लेना होता है। लेकिन उस शेयर ब्रोकर ने अपने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को सॉल्व करने का इजी मेथड अपना लिया था। वो अपने एक मल्टी मिलेनियर बैंकर फ्रेंड से मेंटली और इमेजिनरी कम्युनिकेशन करता था। उसका फ्रेंड उसके डिसीजन को आइडियल और फाइन बताकर उससे बधाई देता था। वो जैसे ही कोई प्रॉफिट वाला शेयर परचेस करता, उसका फ्रेंड वेलकम करता। उस शेयर ब्रोकर ने इस इमेजिनरी कम्युनिकेशन को तब तक कंटिन्यू रखा जब तक कि उसने अपने मन में इस बिलीफ को साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर लिया। शेयर ब्रोकर किस तरह का कम्युनिकेशन करता होगा? जाहिर सी बात है, वो अपने फ्रेंड के साथ यही डिस्कस करता होगा कि किस शेयर को परचेज करने से उसके कस्टमर को प्रॉफिट होगा और किससे लॉस। उसने लेखक को बताया भी कि इस बिजनेस लाइफ में उसका मोटो है अपने कस्टमर के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना और पैसे कमाना। वो विश करता कि उसकी इंटेलिजेंट एडवाइस से उसके कनेक्टेड लोग फाइनेंशियली रिच हों। इसके लिए वो माइंड के रूल को क्रिएटिवली यूज कर रहा था और ये काम वो डेली करता था। अब बात करते हैं प्रेयर की। प्रेयर हम हमेशा अपनी विश के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग प्रेयर इंटरनल पीस के लिए भी करते हैं। प्रेयर विश के लिए हो या इंटरनल पीस के लिए, दोनों आपकी लाइफ में जॉय और हैप्पीनेस लेकर ही आते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि प्रेयर इमेजिनेशन और बिलीफ के लिए कैसे सपोर्टिव है। हम जिस चीज के लिए भी प्रेयर करते हैं वो चीज हमारे पास नहीं होती, या हम उस चीज को अचीव करना चाहते हैं। ये बुक इमेजिनेशन की पावर के बारे में बात करती है। लेकिन जब हम विश पूरी करने के लिए प्रेयर करते हैं तो जिस चीज की हम विश करते हैं उस चीज का या उस ड्रीम का या किसी सक्सेस की एक इमेज हमारे मन में क्रिएट होने लगती है। वो चीज धीरे धीरे हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस का पार्ट बनने लगती है। जैसे ही हमारी चेतना का पार्ट बनती है, उसके प्रति हमारा बिलीफ बढ़ने लगता है। उस चीज का या उस सपने को पूरा करने की इंटेंसिटी भी हम फील करने लगते हैं। और ये सब कुछ होता है प्रेयर की वजह से, क्योंकि हम अपने प्रेयर में डेली अपनी विश की बात करते हैं, ईश्वर से प्रे करते हैं कि हमारे सपने को पूरा करें। इसलिए यहाँ ईश्वर से हमारा एक कम्युनिकेशन भी होता है, यानी हम अपने अंदर ईश्वर से कम्युनिकेशन को फील करते हैं। इससे ईश्वर के प्रति हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता है। ईश्वर के प्रति जब हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता है तो हमारे सपनों के प्रति भी हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम इस बात का बिलीव करते हैं कि ईश्वर है और वो हमारी विशेस पूरी करता है। जैसे ही हम अपनी विशेस के प्रति एक बिलीव को फील करते हैं, उसे अचीव करने की होप भी हमारे मन में एंटर करती है और इस होप के साथ इमेजिनेशन अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने लगती है। इस स्ट्रक्चर में आपके ड्रीम की सारी इमेजेस दिखने लगती हैं और अपनी इमेजिनेशन के प्रति आपका बिलीव बढ़ने लगता है। आप और कॉन्फिडेंट होकर अपनी इमेजिनेशन, अपने बिलीव और अपनी प्रेयर के प्रति फेथ रखने लगते हैं। और जब मन में फेथ की एंट्री होती है, जैसे ही फेथ का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, आपकी कम्युनिकेशन का बेस क्रिएट होने लगता है। यानी आप उसे मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली तीनों रूप से फील करने लगते हैं। ऐसा फील करने लगते हैं कि आपने उस ड्रीम को पूरा कर लिया है, आपकी वो विश पूरी हो गई है। बस आपको एक्सेप्ट करना बाकी रह गया है और आपको ही एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो पाते हैं कि सच में आप अपनी विश के इतने पास चले गए हैं कि उसे टच कर सकते हैं। यानी आपको अपनी विश पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जो इंटरनल एनिमी थे, जो कहते थे कि आपकी विश पूरी नहीं हो सकती, वे सब आपके रास्ते से हट गए हैं। आपके फोकस में सिर्फ आपका एम,
आपकी विश रह जाती है जिसे आप अचीव करते जा रहे हैं। इस तरह से आप पाते हैं कि प्रेयर कैसे आपके बिलीव और इमेजिनेशन को पॉजिटिव अप्रोच देती है और आपके सेल्फ बिलीव को स्ट्रांग बनाती है, उसे स्ट्रेंथ देती है और आपकी पर्सनालिटी को फाइन तरीके से क्रिएट करती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जहां हम कुछ और फैक्ट्स, कुछ और एग्जांपल्स के बेस पर सेल्फ बिलीव को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक इमेजिनेशन। लेखक ने बताया है कि आपका इमेजिनेशन जितना साइंटिफिक होगा, आपको उसका रिजल्ट भी उतना ही परफेक्ट मिलेगा। इसलिए आप हमेशा अपनी इमेजिनेशन को एक लॉजिक दें। इससे आपकी इमेजिनेशन डिसिप्लिन रहेगी, वो डाइवर्ट नहीं होगी। आप अपनी इमेजिनेशन में गॉड से कम्युनिकेट करें, उस शेयर ब्रोकर की तरह, जैसे वो अपने बैंकर फ्रेंड से कर रहा था। आपकी इमेजिनेशन आपके ड्रीम से और आपके एम से टोटली कनेक्टेड होनी चाहिए। लेखक ने इस फैक्ट्स को एक एग्जाम्पल के बेस पर समझाया है। एक महिला एक कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस में इस तरह से ट्रैप हो गई थी कि वो डिस्टर्ब और अपसेट रहने लगी थी, क्योंकि वो 5 साल से इससे निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। कोर्ट एक डेट से दूसरी डेट देता जा रहा था और हर डेट के साथ वो डिप्रेस्ड होती जाती। तब वो इस बुक के लेखक के पास आई। इसके बाद लेखक ने उसे इमेजिनेशन के बेस पर कम्युनिकेट करने के लिए एडवाइस किया और बताया कि उस लीगल प्रोसेस को साइंटिफिकली तरीके से इमेजिन करो। पूरी डिबेट को ऐसे क्रिएट करो जैसे कि कोर्ट में तुम डिबेट कर रही हो। इसके बाद महिला ने अब तक के सारे डिबेट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया और इमेजिनेशन का ड्रामा स्टार्ट किया। वो वकील से एक एक बात पूछती और वकील एक्साइटेड होकर हर एक सवाल का जवाब देता। और फिर उस महिला ने पूरी डिबेट के बाद एक डिसीजन प्रिपेयर किया जो एक सेंटेंस में था। वो सेंटेंस था, इस केस का होल मैटर कोर्ट के बाहर सेटल हो गया है और इस केस का फुल ऑफ गुडविल के साथ आइडियल सोल्यूशन हो गया है। जब भी उस महिला के पास फ्री टाइम होता, वो अपनी इमेजिनेशन के ड्रामे को प्ले कर देती, जैसे उसके सामने कोर्ट रूम का ड्रामा चल रहा हो। वो इस ड्रामे में वकील के जेस्चर को देखती, उस वकील को स्माइल के साथ उसके सवालों का जवाब देती, उसका वकील स्माइल के साथ उसके सवालों का जवाब देता। वो इस ड्रामे को बार बार रीप्ले करती। इस रीजन से पहले तो उसका स्ट्रेस खत्म हुआ, अब वो अपसेट रहने के बजाय अपने केस को लेकर एक्साइटेड रहने लगी। इसके साथ ही उसका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होने लगा। वो इमेजिनेशन को रियलिटी में फील करने लगी। अब वो वकील को और बेटर तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन करने लगी। वो ऐसा फील करने लगी जैसे वो खुद ही वकील हो। उसे इस बात का भी बिलीव होने लगा कि गॉड उसके साथ है, वही उसकी इमेजिनेशन को बेच दे रहा था। वो जैसा चाह रहा था वैसा ही मैं कर रही हूँ, यानी मैं जो कर रही हूँ वो गॉड का काम है। इस बिलीव के साथ वो लीगल प्रोसेस को सॉल्व करने लगी। इसके बाद उसने अपने मन ही मन में इस केस का सोल्यूशन निकाल लिया था। इसके बाद जब भी वो वकील से मिलती तो वो भी इम्प्रेस होता। एक तरह से इस महिला ने उस वकील को गाइड किया और वो अपने कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस से फ्री हो गई, जिसको लेकर वो 5 साल से ट्रैप में थी। इस महिला के एग्जाम्पल से ये नोटिस कर सकते हैं कि कैसे उसने अपनी इमेजिनेशन को लेकर प्रैक्टिस की, केस से रिलेटेड एक एक फैक्ट को पॉइंट आउट किया। अपनी इमेजिनेशन में वकील से जब भी डिबेट करती तो अपने सवाल और जवाब को उसी सीरियसनेस के साथ उसके सामने रखती जैसे कोर्ट में वकील रखता था। वकील के जवाब का काउंटर भी सोच कर रखती और उसका जवाब देती, यानी अपनी इमेजिनेशन में वो लॉजिक से कभी बाहर नहीं गई। इससे क्लियर होता है कि जब आप किसी भी एम को अचीव करने के लिए इमेजिनेशन की प्रोसेस को अपनाएं, अपने एम, अपनी विश और अपने ड्रीम की सीरियसनेस को इम्पोर्टेंस दें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जहां हम अपनी इमेजिनेशन को साइंटिफिकली बनाने के प्रोसेस को और बेटर तरीके से समझेंगे। प्योर इमेजिनेशन। अगर आप इमेजिनेशन के बेस पर अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी इमेजिनेशन में से उन सभी चीजों को आउट कर देना चाहिए जो आपके ड्रीम को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। जैसे आप कोई केमिकली प्योर एलिमेंट चाहते हैं तो उसमें से बाकी के मटेरियल्स के वेस्टेज को बाहर करना पड़ता है, यानी उस केमिकल में मिले सारे गार्बेज और जंक को क्लीन करना पड़ता है, तब आपको प्योर केमिकल एलिमेंट मिलता है। यही बात इमेजिनेशन के साथ अप्लाई होती है। आपका इमेजिनेशन जितना प्योर, जितना साइंटिफिक होगा, उतना ही आप अपने सेल्फ बिलीव को अचीव करेंगे। और ये बुक यही समझा रही है
कि सेल्फ बिलीफ से कैसे आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इमेजिनेशन के साइंस में गार्बेज और जंक हम किसे कहेंगे? फियर, डाउट, नेगेटिव इंटरनल डिस्कशन, सेल्फ कंप्लेन, नेगेटिविटी, चिंता यानी एंजाइटी, ये सब इमेजिनेशन को अशुद्ध करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स के बेस पर ना तो आप अपनी इमेजिनेशन को साइंटिफिक बना सकते हैं और ना ही उसे प्योर कर सकते हैं। हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब किसी की माँ का कोई बेटा बाहर गया होता है और उसके आने में देर होती है, तो उसकी माँ यही इमेजिन करती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो। वो अपने बेटे को किसी हॉस्पिटल में होने की कल्पना भी कर लेती है। इसी तरह जब कोई बिजनेसमैन बहुत कुछ अचीव कर लेने के बाद भी यही सोचता रहता है कि एक दिन उसके हाथ से ये सब निकल गया तो क्या होगा, वो अपने आप को दिवालिया होने की भी इमेजिनेशन करने लगता है। वो डर से ये सोचने लगता है कि उसका बैंक बैलेंस 0 हो गया है। यानी उसके अंदर एक नेगेटिविटी के साथ पूरी फिल्म चलने लगती है, जबकि वो डेली रिच हो रहा है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। जो वो नेगेटिव इमेजिनेशन कर रहा है उसका कोई बेस नहीं है, ये तो उसके बीमार कल्पना का रिजल्ट है। लेकिन जब उसकी नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी, उसका डर भी बढ़ने लगेगा, डर के साथ उसकी चिंता भी बढ़ने लगेगी। वो खुद से कंप्लेन करने लगेगा कि उसने ऐसा क्यों किया तो वैसा क्यों किया। तब वो क्या करेगा? अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको भी लेकर डाउट में रहने लगेगा और अपने इन्वेस्टमेंट में कट करना स्टार्ट कर देगा। जबकि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो ना तो उसे स्किल्ड वर्कर मिलेंगे, ना ही एलिजिबल एम्प्लॉय। इससे उसके बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इससे वो गलत डिसीजन लेने लगेगा और यहाँ से उसके बिजनेस में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो इसी तरह के डर और डाउट के ट्रैप में रहेगा तो ये लॉस बढ़ता ही जाएगा और एक दिन सच में वो दिवालिया हो जाएगा और उसके बैंक बैलेंस 0 हो जाएंगे। यानी साइंटिफिक इमेजिनेशन जहां आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है, वहीं इम्प्योर इमेजिनेशन शिखर से आपको शून्य पर भी ला सकती है। इसलिए लेखक ने नेगेटिव और इम्प्योर इमेजिनेशन से बचने के लिए कहा है, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा दिए गए पावर के ऑपोजिट होता है। इसी के साथ इमेजिनेशन एक हैबिट की तरह भी काम करता है। अगर हम इस टाइप्स की इमेजिनेशन करने लगेंगे तो इसकी हैबिट हो जाएगी। जब हम किसी सोल्यूशन के लिए इमेजिनेट करेंगे तो भी हमारा मन नेगेटिव इमेजिनेशन से फ्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव इमेजिनेशन देखने की हैबिट बना ली है। कुछ लोग हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं। वे कभी किसी बेटर और ब्यूटीफुल चीज को लेकर इमेजिन नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा ये फील होता है कि उनके साथ कुछ डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, वे सक्सेस कैसे हो सकते हैं, उनके साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं, ये काम कैसे अच्छा हो सकता है। यानी उनसे जब आप बात करो तो वे कोई ना कोई रीजन बता देंगे कि उनके साथ क्यों बुरा होने वाला है, लेकिन एक भी रीजन नहीं बता पाएंगे कि उनके साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होने वाला है। अगर किसी के साथ पहले बुरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उसके साथ बुरा ही होगा, जबकि इस वर्ल्ड की रियलिटी ये है कि सभी के साथ अच्छा बुरा होता रहता है। दुख सुख तो लाइफ का पार्ट ही है। कौन है जिसे दुख ना मिला हो? कौन है जो कभी फेल ना हुआ हो? और कौन है जो सक्सेसफुल ना हुआ हो? वही सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिसने ये मान लिया है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, या जिसने सक्सेस को कभी चाहा ही नहीं, कभी अपने ड्रीम को लेकर बिलीव ही नहीं किया, कभी आपने हैप्पीनेस तलाशने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही लोग फेलियर होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों लोग नेगेटिव अप्रोच के साथ अपनी लाइफ जीते हैं? इसका बहुत ही सिंपल रीजन है। ऐसे लोग हैबिचुअली नेगेटिव हैं, यानी नेगेटिविटी में रहने की उनकी हैबिट हो गई है। यानी उनकी थिंकिंग मोस्टली नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव होती है। ऐसे लोग सिक नेचर के होते हैं। इस टाइप के लोग अपनी नेगेटिव हैबिट को कंटिन्यू रखते हैं तो वे अपने अवचेतन मन को नेगेटिविटी के स्ट्रक्चर में शेप देने लगते हैं और एक दिन वो अपना सब कुछ खो देते हैं। इस नेगेटिव अप्रोच से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। कंक्लूजन। प्योर इमेजिनेशन को अपना बेस बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी इमेजिनेशन को सिर्फ अपना न माने।
इसका सेंस ये नहीं है कि आप जो इमेजिनेशन कर रहे हैं वो किसी और की हैं, यानी आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपके साथ आपके डीप माइंड और सोल में बसे उस ईश्वर की है, यानी जिस डिवाइन कनेक्शन से आप कनेक्ट हैं। आपकी इमेजिनेशन का बेस तो वही है, आप तो उस इमेजिनेशन के फॉलोअर हैं। लेकिन ये भी उतना ही ट्रूथ है कि जब आप अपनी फीलिंग से, अपने नॉलेज से और अपने बिलीफ से अपने अंदर क्रिएट हो रहे इमेजिनेशन को पहचान लिया है, ईश्वर ही आपकी लाइफ को कलर करता है, ईश्वर ही आपको इमेजिनेशन के लिए गाइड करता है। इसलिए आपको इस बिलीफ को एक्सेप्ट करना होगा कि आप जो भी इमेजिन कर रहे हैं उसका डायरेक्टर ईश्वर है। तब आप अपने अंदर एक डिवाइन पावर को फील करेंगे। इससे आप अवेयर रहेंगे कि आप जो कर रहे हैं, यानी आपका जो वर्क है वो ईश्वर का भी वर्क है। जब किसी को इस बात की फीलिंग होने लगे कि वो ईश्वर के काम को पूरा कर रहा है, तब उसकी इमेजिनेशन को प्योर होना ही है। जैसे ही आप डर, चिंता और किसी तरह की नेगेटिविटी को फील करें, आपके मन में किसी तरह के डाउट्स आने लगें, तब आप अपने आप को ऑर्डर दें कि इस मोमेंट के बाद मैं अपने दिल और दिमाग में वही आइडिया, उन्हीं थॉट्स को एक्सेप्ट करूंगा जिसमें मैं मेंटली पीस को फील करता हूँ, जिससे मेरी हीलिंग होती है। जो थॉट्स मुझे इंस्पायर करते हैं वही मेरे बिलीव और इमेजिनेशन का बेस बनेंगे। आपके मन में इमेज वो होती है जो आप चाहते हैं, यानी आपकी इमेजिनेशन में आपके पूरी विशेष की एक इमेज होती है। इसलिए आप अपने विशेष को अपनी इमोशन के साथ कनेक्ट करें और फिर उसके अकॉर्डिंग इमेजिनेशन करें। यानी जिस विश को अचीव करने के लिए आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, उस विश को एनालिसिस करें कि क्या ये विश आपके लिए सही है। क्या आप जिस विश को अचीव करना चाह रहे हैं, क्या उससे आप एक मेंटल पीस पा पाएंगे? अगर इसका जवाब नो में है तो आप ऐसी विशेष से दूर ही रहें, क्योंकि जब विशेष और इमोशन एक साथ स्मूथली कनेक्ट हो जाते हैं तब आपकी प्रेयर यानी प्रार्थना सफल होती है। लेखक ने बताया है कि इंसान को ईश्वर की इमेज और उसके समान बनाया गया है, यानी आपका मन ईश्वर का मन है, आपकी आत्मा ईश्वर की आत्मा है और आप भी एग्जैक्ट उसी की तरह, उसी लॉ से अपनी चीजों को क्रिएट करते हैं जिस तरह से ईश्वर क्रिएट करता है। आपका अपना संसार, आपकी सोशल लाइफ, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी सिचुएशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपके ही मन की इमेजिनेशन से क्रिएट हुए हैं। कंसंट्रेशन, प्रेयर और नॉलेज के बेस पर आप अपनी इमेजिनेशन को नए तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लेखक ने इग्नोरेंस यानी अज्ञानता को पाप कहा है, इसलिए आप अपने नॉलेज को जितना बढ़ा सकते हैं उसे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ नॉलेज का सेंस सिर्फ किताब की नॉलेज से नहीं है। किताब के साथ नॉलेज का सेंस ये भी होता है कि जो आप अपनी लाइफ से, दूसरों की लाइफ से और इस यूनिवर्स से और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। आप इस बात का बिलीव करें कि आप जो इमेजिनेशन करते हैं, आप जिसे सच मानते हैं, उसे एक्सप्रेस करने के लिए या उसे पूरा करने के लिए आपके भीतर एक पावर है। लेकिन अगर आप लेजी की तरह यूं ही बैठकर अपने सपनों में खोए रहेंगे तो ये पावर आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि इमेजिनेशन सपनों में खोना और ख्याली पुलाव बनाना नहीं होता। इमेजिनेशन तो वो होती है जिससे आप अपने भीतर के डिवाइन लॉ को फील करते हैं और उस लॉ को फॉलो करने के लिए अपने आप को एक्टिव करते हैं। लेखक के अकॉर्डिंग इंसान के पास सक्सेस पाने के लिए सारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ईश्वर इंसान के भीतर है। ईश्वर की सारी क्वालिटीज, ईश्वर के सारे पावर इंसान के भीतर ही हैं। इसलिए रिसोर्सेज की कमी को लेकर अपने ड्रीम से दूर जाने की कोशिश न करें। इस बात को याद रखें कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने स्ट्रगल को जीतने के लिए और ईश्वर के कंट्रोल में रहने के लिए पैदा हुए थे। इसलिए जब आप ईश्वर को अपने भीतर फील करेंगे तो ईश्वर अपने विजडम से, अपनी गाइडेंस से आपको हेल्प करेगा और आप जिसके लिए पैदा हुए थे उसे अचीव कर लेंगे। लेखक ने बताया है कि सक्सेस होने का आइडियल मेथड या तरीका है कि सबसे पहले आप अपने से सवाल करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। यदि आप अपने गोल को लेकर क्लियर नहीं हैं, आप नहीं जानते कि आपको क्या पसंद है, आपको अपनी सही जगह के बारे में कंफ्यूजन है, तो आप अपनी सक्सेस को लेकर क्लियर नहीं हैं। इसलिए प्रेयर और इमेजिनेशन के द्वारा आप गाइडेंस ले सकते हैं। लेखक ने लाइफ को एक्ट ऑफ कनेक्टिंग कहा है,
यानी जीवन जोड़ने की क्रिया है, और डेथ माइनस करने की। इसलिए आप जोड़ने में बिलीव करें। ईश्वर प्यार से भरा है। ईश्वर ट्रूथ का दूसरा रूप है। इसलिए आप लव ट्रूथ का जब इमेजिनेशन करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं, और जब ऐड कर रहे होते हैं तब आपका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होता है। इसलिए आप अपनी इमेजिनेशन, अपने बिलीव और अपने ड्रीम्स को लेकर हमेशा एक्टिव रहें। आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वर आपकी विशेष को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए आप भी अपने ड्रीम्स और सक्सेस को लेकर हमेशा तैयार रहें। हम आगे भी ऐसी ही ऑडियो बुक समरी आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आप अपनी सक्सेस को कॉन्फिडेंट और हैप्पीनेस के साथ अचीव कर सकते हैं।